नमस्कार, बिना मैच यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो हम लोग पढ़ रहे थे यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम की कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस और उसी कड़ी में आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं मेंसुरेशन टॉपिक। मेंसुरेशन टॉपिक के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। उम्मीद है कि इसमें से यूपी पुलिस के एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि यूपी पुलिस में बिल्कुल जो है क्वेश्चन वैसे ही पूछे जाते हैं फार्मूले बेस। और इसमें जितने भी आपके जो है टाइप के सवाल हैं वो सारे के सारे सभी फार्मूलों को कवर भी करवा देंगे और लगाने का तरीका भी आपको मिल जाएगा, है ना। तो चलिए देखते हैं। अच्छा, मेंसुरेशन की एक क्लास हम लोगों की हुई है जो कि बेसिक क्लास है, लेकिन भैया हुआ क्या कि उसमें सारे के सारे हमने जो है बेसिक क्वाड्रिलेटरल्स के यानी कि चतुर्भुजों के सारे बेसिक फार्मूले हमने डिस्कस करे थे, है ना। तो बच्चों ने कहा कि सर जो है वो प्रैक्टिस वाले क्वेश्चंस वाले करवा दीजिए अभी के लिए, और उस क्लास को बाद में कंटिन्यू किया जाएगा। लेकिन अभी के लिए जो है हमने ये डिसाइड किया है कि इसके जितने भी क्वेश्चंस हैं इनको हम आप लोगों के लिए डिस्कस कर लेते हैं, है ना। तो चलिए फिर मेंसुरेशन का जो ये पहला सवाल है, यहाँ पे देखिएगा जो भी क्वेश्चन आते जाएंगे हम आपको उनके फार्मूले उसी टाइम बताते जाएंगे। जैसे जो पहला सवाल है, देखो पहला सवाल कह रहा है कि वृत्त के व्यास को दोगुना किया गया तो उसका क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा। तो सबसे पहले वृत्त के विषय में पढ़ लीजिएगा भैया, वृत्त के बारे में जान लीजिए कुछ बातें कि वृत्त जो होता है इसका केंद्र क्या है, O है, और ये वृत्त की क्या कहलाती है, त्रिज्या। तो वृत्त में सबसे पहली बात अगर की जाए परिमाप की या परिधि की, या इसे ही कहते हैं परिधि या परिमाप। तो वृत्त की परिधि या परिमाप क्या होती है, 2πr। वृत्त के व्यास की बात की जाए तो त्रिज्या का 2 गुना वृत्त का क्या होता है, व्यास होता है। और वृत्त के क्षेत्रफल की बात की जाए तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², है ना। ये फार्मूले आप ध्यान रखिएगा। और अगर मान लो ये एक वृत्त है और ये एक दूसरा वृत्त है, इसकी त्रिज्या और इसकी त्रिज्या यहाँ से मैंने मान लिया इसकी त्रिज्या a है और इसकी त्रिज्या क्या है, b है। तो इनकी त्रिज्या में जो रेशियो होता है भैया, इनकी त्रिज्या में जो रेशियो होता है वो रेशियो क्या होगा, a और b का। त्रिज्या में अनुपात कितने का हो जाएगा, a अनुपात b का। और अगर मैं आपसे कहूँ कि ये बताओ इनके व्यासों में क्या अनुपात होगा, तो आप कहोगे सर अगर वृत्त की त्रिज्या a है तो इसका व्यास क्या हो जाएगा, 2a। और अगर वृत्त की त्रिज्या b है तो इसका व्यास क्या हो जाएगा, 2b। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि व्यास में भी अनुपात वही मिलेगा जो किस में मिलेगा, त्रिज्या में। अच्छा, अगर मैं परिधि की बात करूं तो परिधि होता है 2πr, और पहले वृत्त की परिधि की त्रिज्या क्या है, a है। तो 2πa हो जाएगी पहली की और 2πb हो जाएगी दूसरे की परिधि, और 2π से 2π यहाँ भी क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इसकी परिधि में भी अनुपात कितने का मिलेगा, a अनुपात b का। यानी यहाँ से हम कह सकते हैं भैया जो मेन पॉइंट है कि दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात, दो वृत्तों की त्रिज्या का अनुपात, परिधि का अनुपात और व्यास का अनुपात, ये तीनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जबकि अगर क्षेत्रफल की बात की जाएगा तो क्षेत्रफल की बात की जाएगी तो क्या करोगे, जैसे क्षेत्रफल होता है πr², तो r पहले का मान क्या है, a, तो पाई इंटू a², और दूसरे का r की वैल्यू क्या है, b, तो पाई इंटू b²। पाई से पाई क्या होगा, कैंसिल। इसका मतलब क्षेत्रफल का अनुपात जो होगा a² और b² होगा। तो आप खुद सोचो कि अगर बात की जाएगी क्षेत्रफल की तो आप कहोगे सर जो भी त्रिज्या होगी उसके स्क्वायर बराबर होगा जो भी परिधि होगी उसका स्क्वायर बराबर जो भी व्यास होगा, डायमीटर, उसका स्क्वायर। यानी कि क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है वो त्रिज्या, परिधि और व्यास के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। तो इतनी बात आपको ध्यान में भैया रखनी है वृत्त से संबंधित। बाकी अभी त्रिज्यखंड वगैरह के बारे में भी आगे सवाल आएगा तो वहाँ से फिर से हम उस पर चर्चा करेंगे। इस सवाल में यह है कि व्यास को तो क्या किया गया, 2 गुना। यहाँ से देखिएगा व्यास को क्या किया गया है, 2 गुना, मतलब डायमीटर जो व्यास था वो पहले कितना था, 1 था, तो अब 1 से बढ़ाकर क्या कर दिया गया, 2 कर दिया गया। अच्छा, व्यास अगर 1 से बढ़ाकर 2 कर दिया गया है तो पूछा है उसका क्षेत्रफल। मैंने अभी आपको बताया था कि जो अनुपात व्यास का होगा उसके वर्ग का अनुपात होता है क्षेत्रफलों में। तो इसका मतलब क्षेत्रफल 1 का स्क्वायर करेंगे क्या आ जाएगा, 1, और 2 का स्क्वायर करेंगे क्या आ जाएगा, 4। यानी 1 से 4 गुना हो गया तो कितने गुना हो गया भैया, तो 4 गुना हो गया। ऑप्शन नंबर कौन सा, बी वाला, और यही सवाल का क्या हो गया आंसर।
है ना। तो ये बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, कुछ नहीं करना था इसमें, आप देखते और आसानी से लगा सकते थे। ठीक, अगले सवाल पे आ जाते हैं हम लोग। अगला सवाल हमारा क्या है कि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5 और 6 है तथा क्षेत्रफल 6750 सेंटीमीटर स्क्वायर है। आयत की लंबाई तथा क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए, है ना। यहाँ से देखो लंबाई और चौड़ाई दोनों दी गई है भैया, है ना, लंबाई और चौड़ाई दोनों दी गई है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ऐसे केस में हम लंबाई को क्या मान लेते हैं 5x और चौड़ाई को क्या मान लेते हैं 6x, और ये एरिया दिया गया है 6750 दिया गया है। ठीक, अगर यहाँ से आप देखें तो इसको डिवाइड कर दो, यहाँ से हो जाएगा 6 पंचे 30, है ना, और 30 से 0 कटेगा और 3 से कट जाएगा 225 बार में। एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 225, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 15 आ जाएगी। अच्छा, एक्स की वैल्यू अगर 15 मिल गई तो आयत की लंबाई हमने क्या माना है यहाँ से 5x, तो 15 5 इंटू 15 हो जाएगा, मतलब 15 गुणे 5 हो जाएगा, ये हो जाएगी लंबाई। और क्षेत्रफल आपको दिया ही गया है क्या, ये हो जाएगा 30x स्क्वायर, मतलब 6 पंचे 30x स्क्वायर या 6750, ऐसे भी कर सकते हो 6750। तो लंबाई और क्षेत्रफल में अनुपात पूछा था, 15 से डिवाइड करोगे 15 चौके 60 और 15 बचे 75, और 5 से डिवाइड करोगे 5 9 45, तो 1 अनुपात कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा भैया, डी वाला सही हो जाएगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, है ना। अगले सवाल पे आते हैं, यहाँ देखिएगा। अच्छा, यहाँ पे जो है आप लोग क्षेत्रफल जानते हैं ना आयत का, इसलिए मैंने डायरेक्ट कर दिया है। ये ध्यान रखिएगा कि आयत का जो होता है क्षेत्रफल, आयत का होता है क्या लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का जो परिमाप होता है भैया वो क्या होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, है ना, ये ध्यान रखिएगा। और आयत के विकर्ण की लंबाई डायगोनल जो होता है √L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये कुछ फार्मूले हैं जो कि आप याद रखिएगा, मुझे उम्मीद है कि फार्मूले ये सब याद होंगे आप लोगों को। बाकी आ जाइएगा बेलन पे, है ना। अब यहाँ देखो बेलन से एक गोला बनाया जा रहा है, ये होता है बेलन ऐसे, ठीक, ये है आपका एक बेलन, और इसकी भैया हाइट क्या होती है, यहाँ से यहाँ तक इसकी ऊंचाई कहलाती है। इसकी ऊंचाई हम मान लेते हैं कि ऊंचाई कितना है h है, और इसकी त्रिज्या क्या है r है। और गोला आपको पता ही है 3D फिगर होता है गोला, जिसकी त्रिज्या क्या है r है। अगर थोड़ा सा बात की जाए कि बेलन का जो आयतन होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि बेलन का आयतन होता है πr² h, है ना। और जबकि इसका कर्व सरफेस एरिया, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr और h होता है। जबकि इसका टोटल सरफेस एरिया भी ध्यान रखिएगा, कभी पूछ लिया जाए टोटल सरफेस एरिया या संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो ये ध्यान रखिएगा 2πr और ब्रैकेट में h प्लस r, है ना। ये होता है बेलन से संबंधित चीज़ें। और साथ साथ गोले का ध्यान रखिएगा, गोले का जो वॉल्यूम होता है, आयतन होता है, ये आपको याद रखना है 4/3 πr³। और इसका कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया दोनों सेम होता है भैया। कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 4πr² होता है गोले में। ये बात आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। और हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब किसी जो है गोले से एक बेलन बनाया जाता है, या किसी बेलन से शंकु बनाया जाता है, या गोले से शंकु बनाया जाता है, तो किसी एक फिगर से दूसरा फिगर या किसी एक वस्तु से दूसरी वस्तु बनाई जाएगी यहाँ पे, तो इनमें ध्यान रखिएगा दोनों का आयतन जो होगा वो क्या होगा सेम होगा, है ना। यानी कि जब एक गोला से भैया क्या बनाया जाएगा एक बेलन बनाया जाएगा, तो ये गोला और बेलन दोनों भाई अगर इसी गोले को पिघलाकर इस बेलन बनाया जा रहा है, तो इसका मतलब दोनों का आयतन तो क्या होगा समान ही होगा। तो दोनों के आयतन को ऐसे केस में क्या करना है बराबर करना है। आप देखिएगा 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला, इस गोले की त्रिज्या कितनी है 9 सेंटीमीटर, तो इसका आयतन होगा 4/3 पाई और 9 का क्यूब, है ना, πr³ मतलब 9 का क्यूब बराबर, ये बेलन का आयतन होता है πr²h। इसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक बेलन के रूप में, तो 3 r² करोगे 3 त्रिका 9 और इंटू h की वैल्यू हमें निकालनी है। तो पाई से तो पाई क्या होगा भैया कट जाएगा, है ना। और यहाँ इस 9 से ये 9 कट जाएगा, 3 बार है 2 बार बचेगा,
है ना। और अब अगर आप देखो तो h की वैल्यू आएगी 4/3 गुणे ये 9 का क्या है स्क्वायर है, 9 9 81, और यहाँ से वैल्यू आ जाएगी h की, ये हो जाएगा 27 3 81 और 27 चौके 108, तो h की वैल्यू आ जाएगी 108 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर कौन सा, बी वाला, है ना। ये जो है क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कि आपको ना समझ में आया होगा, है ना। बिल्कुल बेसिक सा आप देख रहे हैं कि यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में ऐसे ऐसे सवाल पूछे गए हैं। तो ये सब भैया सारे के सारे क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर है, पहले के 10-12 सवाल अभी आप देखेंगे, और आप देखेंगे एक भी सवाल ऐसा नहीं है जिसमें आपको किसी प्रकार की दिक्कत का सामना करना पड़े। लेकिन ध्यान रहे मेंसुरेशन में आपको फार्मूले ज़रूर याद होने चाहिए, बिना फार्मूले के आप सवाल नहीं लगा पाएंगे भाई, है ना, ध्यान रखिएगा। आगे आ जाएंगे, अगले सवाल पे आ जाएंगे। अगला सवाल क्या कहना चाहता है, अगला सवाल कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला पिघलाया जाता है। फिर से जैसे ही गोला पिघलाया गया और दूसरा फिगर बनाया गया, इसका मतलब दोनों का आयतन हमें क्या करना पड़ेगा, समान। अब देखो गोला और बेलन का तो मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया है। अभी आप शंकु के विषय में जान लो। ये शंकु जो जोकर की टोपी होती है भैया, या बर्थडे वाली टोपी जो आप लोग लगाते हैं, वही शंकु होता है। इसमें इसे कहते हैं स्लैंट हाइट, जिसे तिरछी ऊंचाई कहते हैं, एल कहते हैं। और ये जो है इसकी लंबवत ऊंचाई होती है, एच होती है, और ये त्रिज्या आर होती है ना। तो आप यहाँ ध्यान रखिएगा कि शंकु में एक तो आपका ये एक समकोण त्रिभुज के आकार का बनता है, तो आप इसे कह सकते हो कि सर एल स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के, है ना। एल स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। और दूसरा, शंकु का अगर बात की जाए आयतन की, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। शंकु का कर्व सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात की जाए तो होता है पाई आर एल, ध्यान रखिएगा, जहाँ पे एल क्या है, तिरछी ऊंचाई है, और एल की वैल्यू होती है अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। और यहाँ से देखिएगा टोटल सरफेस एरिया की बात की जाए, टोटल सरफेस एरिया तो यहाँ से होता है पाई आर और एल प्लस आर, है ना। ये होता है इसका टोटल सरफेस एरिया, शंकु का टोटल संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। क्योंकि ये होता क्या है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पर आधार का क्षेत्रफल, तो दोनों को जोड़ोगे तो पाई आर एल प्लस आर वैल्यू आ जाएगी। ये शंकु वाले फार्मूले हैं, इनको ध्यान में रखिएगा आप लोग। अब आ जाइएगा, कह रहा है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला क्या किया गया, पिघलाया गया। अच्छा, गोले को पिघलाकर 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला शंकु बनाया गया, तो इसका मतलब गोले और शंकु का दोनों का क्या समान होगा, आयतन। आप कहोगे सर गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई, और यहाँ से देखो त्रिज्या तो गोले की कितना है 10, तो पाई आर क्यूब होता है, तो 10 गुणे 10 गुणे 10, 3 बार गुणा कर देंगे, बराबर 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला शंकु बनाया गया। तो शंकु की का आयतन क्या होता है भैया, 1/3 पाई और आर स्क्वायर। अच्छा, इसकी ऊंचाई कितना है, 10 है, तो आर स्क्वायर को ऐसे रहने देंगे और गुणे में ऊंचाई कितना कर देंगे, 10 कर देंगे। तो 1 10 से 1 10 क्या होगा, कैंसिल। इस 3 से ये 3 क्या होगा, कैंसिल। इस पाई से ये पाई भी क्या होगा, कैंसिल। तो आर स्क्वायर की वैल्यू आप खुद सोचो, ये हो गया 4 दहम्मा 40 दहम्मा 400। आर स्क्वायर की वैल्यू 400 बनी, तो आर की वैल्यू क्या बनी भैया, 20 बन गई। और यही सवाल का क्या हो गया, आंसर हो गया। मुझे उम्मीद है कि आप इस सवाल को समझ पाए होंगे, है ना। तो आप ये जरूर देखिएगा, इसमें एक सवाल ऐसा पूछ लिया जाता है कि शंकु को गोला बना दिया गया, या गोले को बेलन बना दिया, या शंकु को बेलन बना दिया। तो आप ऐसे केस में क्या करोगे, दोनों के आयतनों को सेम करके और आसानी से निकाल सकते हो। ठीक, आगे बढ़ेंगे अगले सवाल पे। अगला सवाल है, एक आयताकार भूखंड की लंबाई इसकी चौड़ाई से क्या है भैया, 3 गुनी है। बिल्कुल सिंपल सा है। आयताकार भूखंड का मतलब आयत की बात की जा रही है, और आयत में आप सारी चीज़ें जानते हैं, है ना। यहाँ से कह रहा है एक मिनट, यहाँ से कह रहा है कि मान लिया कि ये एक आयताकार भूखंड है ना, ऐसे समझ लीजिएगा। इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई से 3 गुनी है। चौड़ाई अगर x रही होगी तो इसकी लंबाई कितना रही होगी, 3x, है ना। कह रहा है भूखंड का क्षेत्रफल 768 है, तो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। 3x का गुणा x से करेंगे, 3x स्क्वायर की वैल्यू दी गई है 768, 768। अब यहाँ से 3 से डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा 3 दूना 6 और 3 पछे 15, 3 छक 18। एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी भैया, 256। तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 16, क्योंकि 256 किसका स्क्वायर होता है, 16 का। तो x की वैल्यू 16 आ गई। तो पूछा है कि भूखंड का परिमाप, भैया परिमाप होता है 2 ×
लंबाई और प्लस में चौड़ाई। तो 2 इंटू लंबाई और चौड़ाई जोड़ोगे 3 और 1 4x, तो 4 दूना 8x आ जाएगा परिमाप। और 8 गुणे x की वैल्यू कितना है 16, 16 अट्ठे 128। तो इस सवाल का उत्तर भी क्या आ गया 128 मीटर में आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, सी वाला। मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आप समझ पाए होंगे। काफ़ी आसान से सवाल मेंसुरेशन से आएंगे, है ना। कुछ एक सवाल थोड़ा बेहतर थे, जैसे ये वाला सवाल देखने में थोड़ा बड़ा दिख रहा है लेकिन है बहुत ही आसान सा सवाल। जैसे आप अगर देखो कमरे की लंबाई चौड़ाई, अच्छा कमरे की बात की जाएगी तो आप जैसे जिस कमरे में आप बैठ के पढ़ रहे होंगे अभी, उसी कमरे में देख लीजिए टोटल कितनी दीवारें हैं भैया, 4 दीवारें हैं, है ना। कितनी दीवारें हैं, 4 दीवारें हैं। तो देखो जो है लंबाई होगा और क्या होगा, चौड़ाई होगा और क्या होगा, ऊंचाई होगा, है ना। तो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होता है कमरे में। और जब उस चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालते हो तो आप ध्यान रखना कि 4 दीवारों का जो एरिया होता है हमेशा कमरे का क्या होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई गुणे में क्या हो जाता है ऊंचाई। ये कहलाता है 4 दीवारों का क्षेत्रफल। किसी भी कमरे के 4 दीवारों का क्षेत्रफल यही होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई। अब यहाँ से देखो कह रहा है कि कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात जो था भैया, देखो प्रारंभ में हमें दिया है कि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात कितना है 5:4 अनुपात कितना है 2 है। तो हम इसको चूँकि परसेंट में निकालना है इसलिए हम इसको क्या मान लेते हैं 50 40 और 20। क्या ऐसा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, आप लोग बताओ। बिल्कुल कर सकते हैं। क्यों भैया, क्योंकि हमें पता है कि रेशियो में अगर हम किसी से गुणा कर दें, चाहे तो 2 जीरो बढ़ा दें, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई हमने मान लिया 50 40 और कितना था 20 था। लेकिन ये प्रारंभिक था और ये नई लंबाई। देखो क्यों मैंने नई लंबाई कहा, क्योंकि लंबाई में अब क्या किया गया 20% की वृद्धि। तो भैया 50 का 20% जब निकालते हो तो 50 का 20% कितना होता है 5 दूना 10। तो 50 से बढ़कर कितना हो जाएगी लंबाई 10 बढ़ जाएगी 60 हो जाएगी। चौड़ाई में 25% की वृद्धि की जाएगी, तो 40 का 25% निकालोगे तो तब भी 10 होगा। 40 से बढ़कर कितना हो जाएगा 50, जबकि ऊंचाई में 25% की कमी की जाएगी। तो 25% कमी का मतलब भैया 5 की कमी, तो ऊंचाई कितना हो जाएगी 15 हो जाएगी। यानी कि पहले लंबाई 50 थी अब 60 हो गई, पहले चौड़ाई 40 थी अब 50 हो गई, पहले ऊंचाई 20 थी अब कितना हो गई 15 हो गई। तो ये बताओ चारों दीवारों का क्षेत्रफल पहले क्या रहा होगा। तो आप कहोगे सर पहले जो चारों दीवारों का क्षेत्रफल रहा होगा 2 इंटू पहले लंबाई और चौड़ाई कितना थी, इन दोनों को जोड़ेंगे और इसका क्या करेंगे गुणा। तो 50 40 90, 50 40 सॉरी 2 इंटू 50 40 क्या हो गया 90 और गुणे में क्या हो गया, गुणे में हो गया 20। तो ये हो जाएगा भैया 90 दूना 18, 18 दूना 3600। यानी पहले चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या आ रहा होगा 3600। लेकिन अब चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या आ गया होगा, अब कहोगे सर 2 इंटू एल प्लस बी करेंगे 6 5 11 इंटू एच करेंगे तो 110 और गुणे में 15। तो यहाँ से हो जाएगा 11 दूना 22 और यहाँ से गुणे 15 करोगे तो कर लो एक हिसाब से। देखो ये हो जाएगा 15 का नम 15, 15 और 1 16 और 2 से गुणा करेंगे 2 पंचे 10, 2 छंग 12 और 1 13 और 2 एकन्नम 2 और 1 3, है ना। तो यहाँ से हो जाएगा 3300। ठीक है, तो ये हो गया कितना 3300। गुणा सही किया होगा शायद, हाँ बिल्कुल सही किया है। कि इसका मतलब पहले था चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना 3600 और अब कितना हो गया 3300। तो भैया कमी आ गई है ना, बिल्कुल कमी आ गई है। कितने की आ गई है 300 की। 300 की कमी किससे आई है, तो आप कहोगे सर 3600 से आई है। लेकिन परसेंट में तो निकालना नहीं है इसलिए 100 से गुणा नहीं करेंगे, चेक कर लेंगे भिन्न में कितने की कमी आई है। 1/36 3 से डिवाइड करेंगे 36 को, 3 एकन्नम 3, 3 दूना 6, 1/12 की क्या हो जाएगी कमी हो जाएगी। और 1/12 की कमी प्रारंभिक क्षेत्रफल में होगी। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा पहला वाला, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक, अब आप ये मत सोचिएगा सर इतना लंबा टाइम लगेगा, कोई टाइम नहीं लगेगा भाई, ये तो सब लिखना पड़ रहा है एक एक चीज़ें। नहीं तो आप यहीं से देख सकते थे कि 2 इंटू 50 40 90 दूना 1800 दूना 3600, यहीं से 3600 आपको मिल जाता। और यहीं से इसको गुणा कर लेते 6 5 11 और दूना 22, 22 को गुणे 15 करते 3300 आ जाता। और यहाँ से
300 की कमी 3600 से, मतलब 1/12 की कमी, और यही हमारा क्या हो जाता, आंसर हो जाता। लेकिन यहाँ से हमें एक एक स्टेप समझाना है, इसलिए हमें दिख रहा है कि थोड़ा टाइम लंबा लग गया, लेकिन बाकी आप जो है इसको सवाल को मामूली सेकंडों में कर सकते थे, ज़्यादा टाइम लगने वाला नहीं था। आगे आ जाएंगे अगले सवाल पे। अगला सवाल क्या कह रहा है भैया, सेम सवाल है, एक कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात। यहाँ से हमने मान लिया लंबाई 5 को हम 50 मान लेंगे, चौड़ाई को 40 मान लेंगे, ऊंचाई को क्या मान लेंगे 20। कह रहा है कि यदि कमरे की लंबाई को 40, चौड़ाई को 25 और चारों दीवारों का क्षेत्रफल एक समान है तो आयतन में क्या बदलाव किया जाना चाहिए। तो भैया लंबाई को 40% बढ़ाया जाता है, 40 बढ़ाओगे तो 4 पंचे 20, 50 से बढ़ाकर कितना कर दोगे 70, और चौड़ाई को 25%, 25 चौके 100, 10 बढ़ाएंगे कितना कर देंगे 50। ऊंचाई नहीं पता है, हम क्या मान लेते हैं h, लेकिन दोनों के चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या है, समान है। अभी हमने निकाला था इसका चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई, तो ये हो जाएगा 50 40 90, 9 दूना 18 दूना 3600। इसका चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 3600, और इसका चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 7 5 12, और ये हो जाएगा 2 इंटू 7 5 12 120, 120 दूना 240, तो ये तो हो जाएगा 240 गुणे h, और दोनों का चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या करना है, समान रखना है। तो भैया 240 गुणे h को बराबर कर दो किसके, 3600 के, तो ये हो जाएगा 0 से 0, 12 तियाँ 36 और 12 दूना 24, 2 से 15 दूना 30। इसका मतलब h की वैल्यू क्या आ जाएगी, 15 आ जाएगी, और h की वैल्यू 15 आ गई। तो कह रहा है आयतन में क्या बदलाव किया जाएगा। कमरा जो होता है वो घनाभ के आकार का होता है भैया, और कमरे का जो आयतन होता है वो क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो अगर देखो तो आयतन जो है, आयतन ये पहले क्या रहा होगा, तो पहले लंबाई कितना थी 50 थी, चौड़ाई कितना थी 40 थी, ऊंचाई कितना थी 20 थी, तो पहले आयतन मिल जाएगा 5 चौक 20 दूना 40, कितना था भैया 4000 की 40,000, 40,000 क्योंकि 3 जीरो है। तो अब देखो आयतन अब जो होगा, अब लंबाई कितना हो गई 70 हो गई, चौड़ाई कितना हो गई 50 हो गई, और ऊंचाई हमने निकाल लिया कितना हो गया 15 हो गया। तो ये हो जाएगा 7 पचे 35, और 35 गुणे 15 करेंगे 525 आता है क्या, ये हो जाएगा 15 पचे 75, 7 15 तियाँ 45, 7 52, 575 नहीं 525 आएगा। तो आप कहोगे सर ये हो जाएगा 525 के आगे 2 जीरो, यानी कि 52,500। तो अब देखो आयतन पहले कितना था 40,000 था, अब कितना हो गया 52,500। तो यहाँ से भैया हम निकाल लेंगे कि जो वृद्धि होगी, परसेंटेज में बताना है, तो वृद्धि हो जाएगी 12,500 की, लेकिन किस में होगी 40,000 में, और गुणा करेंगे परसेंट के लिए 100, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कटेगा, और 4 से 4 तियाँ 12, 4 एकन्नम 4, 4 दूना 8, 4 पंचे 20, तो ये 31.25% की क्या आ जाएगी, वृद्धि आ जाएगी, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, है ना। मुझे यकीन है कि आप ये सवाल भी समझ पाए होंगे। तो ये भी सवाल वैसा ही है, बिल्कुल ज़्यादा कुछ करना नहीं है आपको, सिंपल सा सवाल है। यहाँ केवल भैया इतना ध्यान रखना कि पहले वाले चारों दीवारों का क्षेत्रफल और दोबारा वाले चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा h की वैल्यू, क्योंकि दोबारा ऊंचाई में कोई परिवर्तन दिया नहीं गया है, तो h की वैल्यू मिल जाएगी। और जब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई पहले की और अब की दोनों पता है तो आपको क्षेत्रफल आसानी से जो है आयतन आसानी से मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। एक बंद बॉक्स की आंतरिक लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, एक बंद बॉक्स की आंतरिक लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः दिया गया है। कितना है भैया 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। बाहरी सतह का कुल क्षेत्रफल। अच्छा यहाँ से देखो, अगर बंद बक्से की बात की जाए भैया तो थोड़ा सा बेहतर सवाल है ये आपका। यहाँ से बंद बक्सा सबसे पहले तो आप समझ लो कि बंद बक्सा होता क्या है ना। जैसे मान लो हम बंद बक्सा बनाएं इस प्रकार से, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि ये हो गया आपका, है ना, और ये इस प्रकार से बन गया हमारा पॉइंट, और इस प्रकार से ये बन गया, है ना ये। और अगर यहाँ से हम क्या कर दें, इसको थोड़ा सा
बक्से का शेप दे दें, समझिएगा क्या मैं बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को। जैसे इसको यहाँ से मिला दिया जाए भैया, इसको यहाँ से, और अंदर वाले को, अच्छा थोड़ा खूबसूरती गड़बड़ हो गई, कोई बात नहीं, फिर से मैं सुधारता हूँ इसकी खूबसूरती। उल्टा मिला दिया गया है ना, समझिएगा। ये बाहर वाला है और ये बाहर वाला, तो बाहर वाले को बाहर वाले से ऐसे मिलाओ, तो ये देखो अंदर वाले को अंदर वाले से, ये बाहर वाला है इसको बाहर वाले से, और इस अंदर वाले को अंदर वाले से। ऐसे सबने देखा होगा बक्सा जो है, काठ वाला बक्सा गांव में होता है, लकड़ी वाला बक्सा है ना भैया, मोटा सा होता है। उसको अगर आपने देखा हो तो देखो ये इस प्रकार का कुछ है और ये इस प्रकार का कुछ है, ठीक है। तो ये बन गया क्या, ये बन गया एक बक्सा। अब इस बक्से में क्या है, ये जो लंबाई होती है इसे कहते हैं बाहर वाली लंबाई, ये जो चौड़ाई होती है इसे बाहर वाली चौड़ाई, और ये ऊंचाई जो होती है इसे क्या कहते हैं, बाह्य ऊंचाई, ठीक। और ये जो भैया दिख रहा है थोड़ा सा, ये है मोटाई इसकी, ये यहाँ से यहाँ तक की ये क्या है, मोटाई है, और ये भी क्या है, मोटाई। और मोटाई क्या होती है, एक समान होती है। जैसे मान लेता मैं कि इसकी मोटाई x सेंटीमीटर रही होती, तो जब आंतरिक लंबाई आप निकालोगे तो आंतरिक लंबाई निकालने में इधर से लंबाई x घट जाएगी, इधर से x घट जाएगी, दोनों तरफ से x घट जाएगी, तो अंदर वाली लंबाई जो बचेगी वो क्या बचेगी, L माइनस 2x। ऐसे इसकी जो चौड़ाई है आप देखोगे दोनों तरफ से, ये पूरी चौड़ाई थी, इधर से भी x घटेगी, इधर से भी x घटेगी, तो ये जो चौड़ाई हो जाएगी ये क्या हो जाएगी, b माइनस 2x। और जो ऊंचाई होगी दोनों तरफ से जो है कितना कितना घट जाएगी, xx, तो ये हो जाएगी h माइनस 2x। और ठीक इसी का अपोजिट होता है कि अगर अंदर वाला दिया होता है l तो बाहर वाला हो जाता है l प्लस 2x। अंदर वाली चौड़ाई दी गई होती b तो ये हो जाता b प्लस 2x। तो इस प्रकार से आप इसको लगा सकते थे। अच्छा, ऐसे सवाल में जब कभी भी बक्से की बात की जाएगी तो बक्से का जो टोटल सरफेस एरिया होता है भैया वो होता है 2 इंटू LB प्लस BH और प्लस में HL, है ना। क्योंकि ये बक्सा किसके आकार का होता है, घनाभ के आकार का, और घनाभ का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, बचपन से हम लोगों ने पढ़ रखा है ना। तो ध्यान दीजिएगा। अब हम सवाल आपको समझाते हैं थोड़ा सा, देखिएगा सवाल को। कह रहा है कि एक बंद बक्से की आंतरिक लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई कितना दी गई है, 10, 8 और 6। अब यहाँ से समझो, ये जो दिया गया है इस बार आपको आंतरिक दिया गया है ना। यहाँ से आंतरिक कि ये जो है, थोड़ा सा अगर मैं कलर इसका चेंज कर दूँ आप और समझ पाएंगे। जैसे मान लो हमने यहाँ से ये कर दिया, ब्लैक कलर कर दिया। आंतरिक लंबाई दी गई है कितना, 10। ये वाली वैल्यू क्या दी गई है, 10 दी गई है। और ये वाली दी गई चौड़ाई कितना, 8, और ये दिया गया कितना, 6। ये 10, 8 और क्या दिया गया है, 6 दिया गया है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। ये था 10 और ये था 8 और ये था 6। अगर केवल आंतरिक सतह का क्षेत्रफल पूछता तब तो आपको कुछ नहीं करना था, आप कहते 2 इंटू LB मतलब 10 गुणे 8 और BH मतलब 8 गुणे 6 और प्लस HL मतलब जो है 10 गुणे 6, है ना। और इनको जोड़ के आपका उत्तर आ जाता। लेकिन यहाँ से आपसे कहा है कि आंतरिक सतह का क्षेत्रफल 10, 8 और लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्या है, 10, 8 और 6 है। लेकिन बॉक्स की बाहरी सतह का कुल क्षेत्रफल हमें दिया है, बाह्य सतह का कुल क्षेत्रफल कितना है भैया, 592 सेंटीमीटर है। यदि बॉक्स की दीवारें एक समान मोटाई सेंटीमीटर की हैं तो x का मान यहाँ पूछा है, तो x का मान या मतलब मोटाई का मान आपसे पूछा है कि उसकी मोटाई जो है वो क्या होगी। एक समान मोटाई x सेंटीमीटर, यहाँ लिख लीजिएगा, टाइपिंग में थोड़ा एरर हो गया है। मोटाई x सेंटीमीटर की है तो आपसे पूछा है x का मान क्या होगा। तो आप खुद सोचो कि अगर इसकी मोटाई x होगी तो मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि ये आंतरिक लंबाई अगर 10 है और x इधर से मोटा है, x इधर से मोटा है, तो बाह्य लंबाई क्या हो जाएगी, 10 प्लस 2x। चौड़ाई क्या हो जाएगी, 8 मोटाई है आंतरिक, 8 प्लस क्या हो जाएगा 2x, और ये हो जाएगा 6 प्लस 2x। हर तरफ से x क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन अब इसका अगर क्षेत्रफल निकालते हैं आप, बाह्य सतह का कुल क्षेत्रफल दिया है कितना,
592। अब L की जगह पे आप रखेंगे 10 + 2x और B की जगह पे 8 + 2x और 6 + 2x और यहाँ वैल्यू रख के सॉल्व करेंगे तो एक द्विघात समीकरण बनेगा और बहुत लंबा सवाल लगेगा। तो इससे अच्छा क्या है, इससे अच्छा भैया ये है कि हम क्या करें, x की वैल्यू बाई ऑप्शन रख लें हम, है ना। और ऑप्शन में जो सबसे पहले सबसे इजी लगे वो रखें। जैसे सबसे पहले सबसे इजी क्या रखता है, 1 लगता है, तो 1 उठा के रखेंगे। जैसे मान लो हम यहाँ 1 रखते, मोटाई दोनों तरफ 1 1 रखते, तो आप कहते सर 1 इधर से बढ़ेगा और 1 इधर से बढ़ेगा, तो 10 में 2 बढ़ जाएगा, 10 2 कितना हो जाएगा 12, और इधर से 8 और 2 क्या हो जाएगा 10, और इधर से हो जाएगा 6 और 2 8। तो यहाँ से जो कुल सतह का क्षेत्रफल आना चाहिए वो कितना आना चाहिए 592। अब इसको रख के चेक कर लो, अगर 592 आ रहा है तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो आप यहाँ से 2 × LB मतलब क्या हो जाएगा 12 × 10, प्लस में BH मतलब 10 × 8 और प्लस में HL मतलब 8 × 12, और यहाँ से हो जाएगा 2 × 12 दहम्मा 120, प्लस में 8 दहम्मा 80 और प्लस में 12 8 96, तो हो जाएगा 2 × 120 और 80 मिलाकर 200 और 296। तो ये हो गया आपका 2 छंग 12, 2 9 18 और 1 19, 2 दूना 4 और 1 5। उत्तर कितना आ गया 592। और यही हमारा क्या हुआ था, आया भी था आंसर भी कि बाहरी सतह का कुल क्षेत्रफल कितना है 592 है। तो इसीलिए मैंने क्या कहा कि ऐसे सवालों को आप बाई ऑप्शन करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप समझ पाए होंगे, यानी कि यहाँ से x की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी 1 सेंटीमीटर आ जाएगी। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले सवाल पे। अगला सवाल है एक समबाहु त्रिभुज। अब आपको पता है भैया कि जो समबाहु त्रिभुज होता है ये, है ना, समझ लीजिएगा। यहाँ पे आपको समबाहु त्रिभुज में दिया क्या है, सबसे पहले ये समझ लो। कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई 21 है, तो इसके परिवृत्त का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज के विषय में आपको सब कुछ जानना पड़ेगा। अब क्या करना है, समबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं, A B और C। यहाँ से AB BC और AC ये सब बराबर होता है। मान लेते हैं क्या होता है A और A होता है। अगर यहाँ से बात की जाए समबाहु त्रिभुज में, तो मैं फार्मूले भैया लिखवा देता हूँ। जैसे देखो, वैसे तो इसका सारा कॉन्सेप्ट है, लेकिन यहाँ से आप समझ लीजिएगा कि समबाहु त्रिभुज में क्या होगा कि सबसे पहले अगर बात की जाए इसके परिमाप की, समबाहु त्रिभुज के परिमाप की, तो किसी भी फिगर का परिमाप सभी भुजाओं का योग होता है, तो इसका परिमाप हो जाएगा 3a। और अगर बात की जाए समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई की, समबाहु त्रिभुज के ऊंचाई की बात की जाए, तो आप कहते हो सर √3/2 इंटू क्या होता है, भुजा होता है ना, √3/2 इंटू भुजा होता है। और अगर बात की जाए इसके क्षेत्रफल की, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। तो ये तो 3 फार्मूला आपको बेसिक ध्यान ही रखना है। लेकिन कभी कभी आपसे कहा जाता है कि समबाहु त्रिभुज में एक अंतःवृत्त खींचा गया, जैसे मान लो ये वाला वृत्त खींचा गया इस प्रकार से, ये एक क्या हो गया अंतःवृत्त हो गया, और इसकी त्रिज्या क्या है स्मॉल r है, ठीक, स्मॉल r है। तो आपसे पूछता है समबाहु त्रिभुज की अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो अंतःवृत्त की त्रिज्या निकालने के लिए वास्तव में आपको भैया यहाँ से क्या कर देना होता है कि अंतःवृत्त की त्रिज्या निकालने के लिए आपको ध्यान रखना है कि जो भी भुजा होगी, अंतःवृत्त की त्रिज्या होती है भुजा अपान में 2√3, ये होती है समबाहु त्रिभुज की अंतःवृत्त की त्रिज्या। अब ये आपको ऐसे डायरेक्ट याद रख लेना है अभी के लिए। और अगर आपसे पूछेगा कि परिवृत्त बनाया जाए, जैसे मान लो यहाँ से पूछ लिया कि एक समबाहु त्रिभुज था और इसमें एक क्या बना दिया गया परिवृत्त, ये कैसे आता है, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे जब थ्योरी वाली क्लास आप देखते रहेंगे वहाँ से, तो ये सारी चीज़ें हम बताएंगे आपको। लेकिन अभी के लिए ध्यान रखिएगा कि कैपिटल R की जो वैल्यू होती है परिवृत्त की त्रिज्या जो कि होता है कैपिटल R, ये बराबर होता है भुजा बटे में √3 के, है ना। ये आपको ध्यान में रखना है, अंतःवृत्त की त्रिज्या और परिवृत्त की त्रिज्या, 2 चीज़ें और होते हैं समबाहु त्रिभुज में, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ से आ जाओ, देखो जैसे आपसे कहा गया कि एक समबाहु त्रिभुज के भुजा की लंबाई 21 है ना। तो जब भुजा की लंबाई 21 है तो परिवृत्त का क्षेत्रफल पूछा है, तो सबसे पहले तो आप परिवृत्त की त्रिज्या निकाल लो,
परिवृत्त की त्रिज्या जो होगी कैपिटल आर, मैंने अभी बताया क्या होती है, भुजा बटे √3। तो यहाँ से आर की जो वैल्यू आएगी वो बन जाएगी 21 बटे √3 आ जाएगी। और अगर परिवृत्त की त्रिज्या मिल गई तो आपको पता है कि समबाहु त्रिभुज का परिवृत्त का क्षेत्रफल होता है वृत्त का क्या, पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू क्या होगी 22/7 और आर स्क्वायर का मतलब 21 बटे √3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा √3 21 बटे √3। 2 बार कर देंगे आर स्क्वायर की वैल्यू, √3 का गुणा होगा 3 आएगा और 3 सते 21 और 7 से 7 क्या हो जाएगा, कट जाएगा और 22 एकन्ना 22 और 22 दूना 44, 2 कितना हो जाएगा 46, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस सवाल का ऑप्शन नंबर कौन सा, सी वाला सही हो जाएगा और यही हमारा क्या होगा आंसर, है ना। तो इसलिए आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो फार्मूले होते हैं भाई, अगर फार्मूले नहीं याद हैं तो सवाल को करना मुश्किल हो जाता है। ये फार्मूले याद रख लीजिएगा, अभी मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया है कि जो जो फार्मूले हैं मेन आपके, उनको आपको याद होने चाहिए। अब आ जाएंगे अगले सवाल पे। अगला सवाल कह रहा है एक बेलनाकार टैंक जिसकी आंतरिक त्रिज्या 14 है कि गहराई तक 10 सेंटीमीटर गहराई तक पानी भरा है गीली सतह का। तो भैया जब भी कोई टंकी भरी जाती है और उसमें आपको गीली सतह का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो आप ध्यान रखिएगा कि ढक्कन को छोड़कर ये वाला क्षेत्रफल हमें बताना होता है, ये वाला जो गीला हुआ है सतह, है ना। तो ऐसे केस में गीली सतह का क्षेत्रफल, तो आधार ऊपर वाला आधार छोड़ दिया जाता है, इतना ध्यान रखिएगा ऐसे केस में। तो जब आप गीली सतह का क्षेत्रफल निकालेंगे तो गीली सतह का क्षेत्रफल आपको पता है कि ये जो पूरा एरिया होता है ऊपर वाला, इसे कहते हैं वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, जो कि होता है 2πr/h और प्लस में ये होता है आधार का क्षेत्रफल। तो आधार का क्षेत्रफल क्या होता है πr², है ना। तो अगर हम निकालें तो देखो 2 इंटू पाई का मान क्या है 22/7 इंटू आर की वैल्यू क्या है, तो आप कहोगे सर आंतरिक त्रिज्या दी ही गई है 14 है और ऊंचाई यानी गहराई का मतलब क्या हो गया ऊंचाई ही, इंटू एच हो जाएगा 10 प्लस में पाई की वैल्यू 22/7 और आर स्क्वायर का मतलब 14 × 14। तो यहाँ से हो गया 7 से 7 दूना 14, या मान लो पहले इसको पाई क्या कर लो कॉमन ले लो, पाई कॉमन ले लो तो थोड़ा सा और बाहर आ जाएगा, कैलकुलेशन थोड़ी कम हो जाएगी। पहले ना काटो आप इसको, आप 22/7 बाहर निकाल लो और 22/7 आपने बाहर निकाल लिया और 1/14 भी आपने क्या कर लिया बाहर निकाल लिया, ठीक 1/14 भी आपने बाहर निकाल लिया। तो इतनी चीज़ें बाहर आ गई, तो अब अंदर में बचा क्या 10 दूना 20 बचा और प्लस में ये हो गया 14 और यहाँ से 7 से कट जाएगा 7 दूना 14, 22 दूना 44 और गुणे में 14 दूना 28, सॉरी 14 दूना 28 नहीं है सॉरी, यहाँ से हो जाएगा 14 और 20 34, ठीक 4 चौक 16, 16 में इकाई का अंक क्या है 6 है लास्ट में और 6 एक ही ऑप्शन में है कौन से 1496। तो इस सवाल का उत्तर आ जाएगा 1496 मीटर स्क्वायर। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना भैया, ये तो हो गया एक तरीका जो कि हम लोग ऐसे बेसिक से करते हैं। कभी भी ऐसा सवाल आएगा कि जिसमें आपको कुल क्षेत्रफल निकालना है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है या आयतन निकालना है ना। तो यहाँ आप अगर देखो तो चाहे आयतन का फार्मूला हुआ, बेलन का आयतन क्या होता है आपको पता है कि सर बेलन का आयतन होता है πr²h, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है 2πr/h, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 2πr/h + r। यहाँ हर जगह देखो पाई क्या होता है कॉमन होता है, यानी पाई का क्या हुआ होता है गुणा हुआ होता है। और अगर पाई का गुणा हुआ है तो पाई का मतलब क्या होता है 22/7 और 22 का मतलब होता है 11 × 2, मतलब हर एक संख्या जो भी उत्तर आया होगा उसमें 11 से गुणा जरूर हुआ होगा, है ना। और 11 से गुणा हुआ होगा तो जो ऑप्शन में 11 से गुणा हुआ होगा वो 11 से क्या होना चाहिए कटना चाहिए। तो एक जो है डायरेक्ट तरीका भी होता है, कभी कभार कई सवालों में मिल जाता है। अब तो बहरहाल जो है एग्जामिनर भी ऐसा सवाल नहीं देता है, लेकिन पुलिस के एग्जाम में ऐसे सवाल आ सकते हैं कि जो पाई से जो 11 से कट जाए वही हमारा क्या हो जाएगा उत्तर। तो जैसे देखो इस सवाल में पहला ऑप्शन देखते तो 6 4 10, भाई 11 से कटने का नियम क्या है, जैसे 1496 है तो 11 से कटने का नियम आपने जरूर पढ़ा होगा कि अल्टरनेट अंकों को जोड़ते हैं। जैसे देखो 6 में 4 जोड़ेंगे, 6 4 कितना हो गया 10 और 9 में 1 जोड़ेंगे 10। अगर ये दोनों योग सेम आ गया मतलब इनका डिफरेंस
10 में से 10 घटाएं 0 आ जाए, और या इन दोनों का डिफरेंस 11 आता या 22 आता, तो ये संख्या क्या होती थी, 11 से कट जाती थी। तो पहला ऑप्शन 11 से कट जा रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाता उत्तर। और जैसे इसको देखो 4 2 6 9 1 10, ये ना कटता। ये देखो 8 और 4 12 और 9 1 10, नहीं कट रहा है। यहाँ से देखो 4 4 8 9 1 10, नहीं कट रहा। तो एक ही ऑप्शन 11 से कट रहा है, तो यही हमारा क्या हो जाता उत्तर। तो अगर आप चाहते तो ये सवाल इतनी कहानी ना गढ़ते, आप कहते कि सर जो उत्तर 11 से कटा वही हमारा क्या हो गया आंसर। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, है ना। तो इस तरीके से देखो, अभी आगे आप लगाएंगे सवाल, तो कई सवालों में ऐसा जो है मैं आपको बताऊंगा जहां पे ये यूज होता है ना। आगे आ जाएंगे, अगले कॉन्सेप्ट, अगले सवाल पे आ जाएंगे। अब अगला सवाल जो है, एक शंक्वाकार आकार का प्याला जब आइसक्रीम से भरा होता है तो इसके खुले सिरे पर गोलार्ध के आकार का हो जाता है। यदि शंकु के आधार की त्रिज्या क्या है, 3 है, और शंकु की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई कितना है, 7 है, तो इस आइसक्रीम का आयतन देखो शंक्वाकार आकार का प्याला, आपने कोन जरूर देखा होगा आइसक्रीम वाला, है ना भैया, बहुत ज़्यादा देखा होगा, सब लोग खाते ही रहते हैं, है ना आइसक्रीम। ये देखिए यहाँ से थोड़ा सा इसकी इस प्रकार से हम बना देते हैं। ये देखिए, ये ऊपर से ये क्या है, अर्धगोले के आकार का है, ठीक भैया। ये आइसक्रीम में ऐसे कोन लगा होता है, और ये ऊपर वाला पार्ट क्या है, अर्धगोला है, और नीचे वाला पार्ट क्या है, शंकु है। कह रहा है इसमें, क्या कह रहा है कि जब आइसक्रीम से भरा है तो इसके खुले सिरे गोलार्ध के आकार का हो गया। ये तो ठीक है। शंकु के आधार की त्रिज्या कितनी है भैया, ये शंकु का जो आधार की त्रिज्या है, ये चीज़ कितना दी गई है, 3, ठीक। और शंकु की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई, ये चीज़ दी गई है कितना, 7, ये क्या दी गई है, 7, ठीक। तो पूछा आइसक्रीम का आयतन। आइसक्रीम का आयतन के लिए आपको क्या निकालना है, एक तो आपको निकाल लेना है शंकु का आयतन, और प्लस एक गोलार्ध का। अच्छा, गोलार्ध का मतलब भैया अर्धगोले का, और गोले का, पूरे गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो आप ध्यान रखना, आधे गोले का आयतन क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब, इसका आधा हो जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है, 2/3 पाई आर क्यूब हो जाता है। अच्छा, यहाँ क्या हम वो वाला ऑप्शन लगा सकते थे, क्योंकि शंकु का आयतन आपको पता है ये क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, जबकि अर्धगोले का आयतन क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब। अगर यहाँ से देखा जाए तो 1/3 और पाई का मतलब 22/7, ये तो कॉमन दिख रहा है ना। यहाँ से देखो 1/3 पाई यहाँ भी, और 1/3 पाई यहाँ भी, तो यहाँ तो बचेगा केवल आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर में शंकु की त्रिज्या भी वही है और गोलार्ध की त्रिज्या भी वही है। आर स्क्वायर का मतलब 3 का स्क्वायर, 3 त्रिका 9, प्लस में 2 गुणे में अर्धगोले का जो त्रिज्या है वो भी क्या है भैया, गोलार्ध की त्रिज्या भी 3 ही है। तो आप कहोगे सर 3 का क्यूब, 3 त्रिका 9 तिया 27, है ना। तो यहाँ से आपका ये आ गया 22/7 तिया 21। काटना नहीं है, चूँकि यहाँ पे देखो काटा नहीं गया है, तो आप ये ऑप्शन देख के समझ जाओगे कि इसको कैंसिल नहीं करना है। 27 दूना 54, 54 कितना हो गया, 63 हो गया। अब यहाँ से देखो, यहाँ से हो जाएगा कितना, 22 तिया 66, 6 आ गया लास्ट में। और कहीं गड़बड़ किया है क्या, हाँ कहीं गड़बड़ किया गया होगा भाई। कहाँ से गड़बड़ कर रहे हैं हम लोग, शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अच्छा, एच की वैल्यू नहीं रखे हैं यहाँ पे, एक काम गड़बड़ हो गया है। एच भी भैया शंकु की ऊंचाई क्या है, 7 है, तो ये तो रखना ही पड़ेगा ना। यहाँ पे देखो आर स्क्वायर 9 किया, और यहाँ पे 7 से गुणा भी तो करना पड़ेगा भाई, ये आर स्क्वायर इंटू एच बचेगा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, इसको फिर से देख लीजिएगा एक बार। यहाँ पे हमने इतना छोड़ दिया था, तो इसको आपको देखना पड़ेगा, बिना इसको देखे हुए काम नहीं चलेगा। तो इसको देखो कर लेते हैं। यहाँ क्या भूले थे हम लोग, ये हो जाएगा 9 सते 63 हो जाएगा भैया, और प्लस में 27 दूना 54 हो जाएगा। और अब देखो 3 और 4 कितना हो गया, 7, और 5 और 6 कितना हो गया, 11, और ये हो गया 22/21, ठीक 22/21। अब 22 सत्ते 154 हो गया, कैरी कितना बचा, 15, और 22 एकन्नम 22, 22 15 37, और ये हो गया कितना 3, 22 एकन्नम 22 3 25,
2574 भागे कितना हो गया 21। तो ये तो हो गया बेसिक तरीके से, आपने इसको लगा लिया कि 2500 कहाँ गया 2574/21, 2574/21 पहले ही ऑप्शन में है और यही हमारा क्या हो गया आंसर, है ना। तो यहाँ से आप अगर देखते हैं तो आपको ये भी पता होना चाहिए भैया कि ये सवाल में भी पाई तो कॉमन ही है, और पाई कॉमन है मतलब 11 से गुणा हुआ होगा, और जो ऑप्शन 11 से कट रहा होगा, देखो कौन सा ऑप्शन ऊपर वाला 11 से कट रहा है, पहला तो कट ही रहा है। देखो 2574 को जब आप देखोगे तो 5 4 9 और 7 2 9 दोनों बराबर है, मतलब 11 से कट जाएगा। अच्छा इधर देखो 2754 को देखो, 7 4 11 5 2 7, क्या ये कट रहा है? नहीं कट रहा है। 7 5 12 और 4 2 6, नहीं कट रहा है। यहाँ देखो 5 4 9 2 0, ये नहीं कट रहा है। तो यही ऑप्शन कट रहा था, यही हमारा क्या हो गया आंसर। मतलब आपने कहा कि सर अगर हम इस सवाल को भी केवल वही 11 के मल्टीपल वाले से देखते तो हमारा आंसर सेकंड भर में आ सकता था, लेकिन ये भाई देखो चूंकि मैं पूरा समझा रहा हूँ तो मुझे बेसिक भी बताना है, तो इसलिए मैं बेसिक भी बता दे रहा हूँ। लेकिन हाँ, मुझे ये सवाल एग्जाम में करना होता तो मैं सबसे पहले तो 11 का मल्टीपल एक बार जरूर देखता, है ना। मेंसुरेशन के सवालों में ये आपका मामला सेट कर देता है। लेकिन ध्यान रखना, जहां मान लो 3 ऑप्शन 11 से कटने वाले होते हैं, वहां ये पहलू ये ट्रिक हमारी काम नहीं कर पाती है। लेकिन ऐसे केस में तो आप यहाँ ध्यान दिए ही रहेंगे कि 11 का मल्टीपल मिल गया और वही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। आगे बढ़िएगा, अगले सवाल पे बढ़िएगा, फिर से आ जाओ। देखो एक बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका आधार का क्षेत्रफल 40 है और ऊंचाई कितना है। तो बेलन का भैया आयतन, किसी भी 3D फिगर का आयतन क्या होता है? आधार का क्षेत्रफल और गुणे में ऊंचाई, है ना। आधार का क्षेत्रफल कितना है? 40 है और ऊंचाई कितना है? 9 है। 4 9 36, कितना आ जाएगा? 360। बस यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। इसमें तो कुछ नहीं करना था आपको, ये मुझे नहीं लगता किसी को कोई दिक्कत आएगी। आगे बढ़ो। 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है? 88 है। आधार का व्यास बताना है भैया 2πr/h। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है बेलन का? 2πr/h। इसकी वैल्यू कितना दी गई है बताओ? 88 दी गई है। h की वैल्यू भी दी गई, केवल आधार का व्यास निकालना है। 2r की वैल्यू निकालनी है, तो 2r को तो ऐसे बाहर रहने दो। अब देखो 2r को बाहर रहने दिया, पाई की वैल्यू क्या होगी? 22/7, और ऊंचाई कितना दी गई है? 14, और बराबर क्या दिया गया है? 88। तो 2r की वैल्यू निकाल लो यहाँ से। 7 से कट जाएगा, 7 दूना 14, 22 से 22 चौक 88, और यहाँ से 2 से 2 दूना 4। 2r की वैल्यू क्या आ गई? 2 सेंटीमीटर, यानी व्यास जो आ गया वो कितना आ गया? 2 सेंटीमीटर। भैया व्यास पूछा है इसलिए 2r की वैल्यू निकाले, त्रिज्या पूछा होता तो r की वैल्यू निकालते, है ना। तो आपका उत्तर आ गया कितना सेंटीमीटर? 2 सेंटीमीटर। मुझे नहीं लगता इसमें किसी को कोई दिक्कत हुई होगी। आगे, यदि एक घन का आयतन, घन आप जानते हैं सब लोग, घन एक ऐसा फिगर होता है जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सब कुछ क्या होती है भैया? बराबर होती है। ऐसे ये है हमारा एक घन, लूडो वाला पासा आपने देखा होगा, वो क्या है? घन है। ये भी लंबाई भी a होती है, चौड़ाई भी a होती है और ऊंचाई भी a होती है। आप ध्यान रखिएगा, घन का जो आयतन होता है भैया वो क्या होता है? भुजा का क्यूब। टोटल सरफेस एरिया जो होता है वो क्या होता है? 6a², और इसका जो डायगोनल यानी विकर्ण जो होता है वो a√3 होता है, और इसका लेटरल सरफेस एरिया, चारों सतह का क्षेत्रफल जो होता है लेटरल सरफेस एरिया LSA, ये होता है 4a²। क्या होता है भैया? 4a²। तो घन का आयतन पृष्ठीय क्षेत्रफल के समान है, तो भैया आयतन a³ ये बराबर है इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल के 6a² के। तो ये a यहाँ 3 बार है, यहाँ a 2 बार है, यहाँ a कितनी बार बचेगा? 1 बार। तो घन की भुजा क्या बचेगी? 6 बचेगी, और घन की भुजा की लंबाई ही पूछा है, तो इस सवाल का उत्तर क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अगला सवाल पे आ जाएंगे। कह रहा है एक वृत्त का व्यास 35 है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल इतना है, चाप की लंबाई। अब थोड़ा सा त्रिज्यखंड के बारे में समझ लीजिए आप लोग। जैसे देखो ये हमारा एक क्या है भैया? ये हमारा है एक वृत्त। जैसे आप लोग जाते होंगे कभी जो है घूमने टहलने, और वहाँ अगर आप पिज़्ज़ा उज्जा खाते होंगे भैया, तो जो टुकड़ा जो जिस शेप में काटा गया होता है पिज़्ज़ा वाला, वही क्या कहलाता है? त्रिज्यखंड कहलाता है। जैसे यहाँ से देखो इस प्रकार से एक शेप में जो है ये टुकड़ा काट दिया गया है ना, ये टुकड़ा काट दिया गया। यहाँ से ये O है, ये A है, और ये क्या है? B है। तो अगर आप देखो ध्यान से, तो ये स्मॉल r त्रिज्या का एक त्रिज्यखंड काटा गया, तो इसने जितना एरिया कवर किया है इसी को हम क्या कहते हैं? त्रिज्यखंड। और यही एरिया कहलाता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल।
है ना, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो अब थोड़ा सा मैं त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल यानी कि एरिया ऑफ सेक्टर में बता देता हूँ। इसे कहते हैं पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री। और आर्क की लंबाई अगर मैं मान लेता हूँ क्या है, एल है। ये जो ए से लेकर बी तक की दूरी है यहाँ से यहाँ तक, इसे कहते हैं चाप, है ना। और चाप की लंबाई को हमने क्या मान लिया, ये एल है। तो एल जो बराबर होता है भैया, ये होता है 2 पाई आर थीटा बटे में 360। 2 पाई आर थीटा बटे 360 होता है, ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ से इसकी वैल्यू निकाल के इसमें पुट करवा दें तो हमारा काम बन जाएगा। इसमें हमें एरिया और चाप की लंबाई में संबंध मिल जाएगा। देखो कैसे, मैं यहाँ से आर को अलग कर लेता हूँ। जैसे आर को मैंने यहीं रहने दिया, एक आर बाहर निकाल लिया, तो यहाँ क्या बचा, पाई आर थीटा बटे में 360, पाई आर थीटा और बटे में 360। अब ये हो गया आर इंटू पाई आर थीटा बटे 360। अगर आप इसको गुणा करेंगे तो ये पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 है, और इसकी वैल्यू किसके बराबर है, एरिया के। तो यहाँ से अगर मैं इतने की वैल्यू निकाल लूँ, बताओ इतने की वैल्यू निकाल लूँ तो इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी, एरिया बटे त्रिज्या। देखो आप कहोगे सर पाई आर थीटा बटे 360 की वैल्यू आ जाएगी एरिया अपान त्रिज्या, है ना। अब इसकी वैल्यू उठा के यहाँ रखूँगा। देखो L बराबर 2 इंटू पाई आर थीटा बटे 360 है, और इसकी वैल्यू हमने निकाला ही है ना। इसकी वैल्यू हमने क्या निकाला है, एरिया बटे त्रिज्या। तो आप कहोगे सर L बराबर हो जाएगा 2 इंटू एरिया बटे क्या हो जाएगा, त्रिज्या। और यहाँ से अगर हम इसको सिंपल सा निकालें तो ये हो जाएगा एरिया बराबर, अब ये एरिया बराबर करोगे तो ये आर कहाँ चला जाएगा, ऊपर, L इंटू आर, और बटे में ये कहाँ चला जाएगा, नीचे, बटे में 2। तो इसीलिए इसको डायरेक्ट कहते हैं कि डायरेक्ट याद रखना है कि त्रिज्यखंड के चाप और क्षेत्रफल में क्या संबंध होता है। तो एरिया बराबर होता है हाफ इंटू एल आर, हाफ इंटू एल आर होता है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अगर ये पॉइंट याद रहेगा तो ऐसे सवाल जो पूछे गए हैं इसमें आप आसानी से लगा पाओगे। और अगर आपसे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछा है भैया, तो मैंने सारे फार्मूले यहाँ लिखवा दिए हैं आपको। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ध्यान रखना, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360, चाप की लंबाई 2 पाई आर थीटा बाई 360। ये जो एंगल होता है ये थीटा एंगल होता है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जो त्रिज्यखंड का कोण होता है, केंद्रीय कोण, वो थीटा होता है। और बाकी अगर आपसे एरिया और चाप की लंबाई में संबंध पूछा है तो आप कहोगे सर हाफ इंटू एल आर होता है एरिया बराबर, और जहाँ पे एल क्या है, चाप की लंबाई। तो अब यहाँ से आपको पता ही है कि सर एरिया बराबर होता है हाफ इंटू एल आर, और हमसे पूछा है चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए, और एरिया दिया है। एरिया कितना दिया है, 385 बराबर हाफ इंटू एल की वैल्यू पूछा है, आर की वैल्यू कितना दिया है, 35 दिया है। अच्छा, वृत्त का व्यास 35 दिया है तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, 35/2 हो जाएगी। कोई दिक्कत नहीं है, 35 से इसको काटो, 35 से 35, 35 से 35। एल की वैल्यू आ जाएगी 2 दूना 4, ये नीचे है, ऊपर जाएगा तो 11 चौक 44, और इस सवाल का डायरेक्ट उत्तर आ जाएगा 44 सेंटीमीटर, है ना। लेकिन आपको भाई ये फार्मूला ध्यान में रखना होगा कि त्रिज्या, एरिया और चाप की लंबाई में क्या संबंध होता है। ये अगर हमें पता होगा तो हम आसानी से इस सवाल को भैया कर पाएंगे, है ना। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं, अगले सवाल पे आ जाते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कहना चाहता है, काफ़ी आसान सा सवाल है। 14 सेंटीमीटर वृत्त के व्यास वाली गेंद का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गेंद का मतलब क्या हो जाएगा, गोला, और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो आप कहोगे सर गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, 1 मिनट भाई, ये देखो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, है ना, 4 पाई आर स्क्वायर। इसको ये करना था 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक। तो अब देखो इसका आप कहोगे सर 4 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर का मतलब व्यास 14 है तो त्रिज्या क्या हो जाएगी 7 × 7, 7 से 7 क्या होगा, कैंसिल। और अब अगर आप देखो ध्यान से तो भैया ये हो जाएगा 22 × 7 154, और 154 × 4, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, और 1 21, 4 1 9 4 2 6। तो यहाँ से इस सवाल का उत्तर आ गया। अच्छा, आप चाहते तो फिर आप कहते हैं कि सर यहाँ भी 11 का मल्टीपल ढूंढ सकते थे, बिल्कुल बात सही है। देखो अगर इसको काटते आप तो 6 4 10, 10 में से 1 गया, ना कटता।
और 6 8 14 में से एक गया ना कटता, 6 6 12 12 में से एक गया 11 11 कट जाता 11 से, और 6 2 8 8 में से एक गया ना कटता, तो 11 का मल्टीपल आप यहाँ भी ढूंढ लेते, आपका उत्तर आ जाता। तो आप अगर देखो तो इसमें जो है ये सब जगह लगभग मैक्सिमम जगह पे फॉलो हो जाता है कि 11 का मल्टीपल ढूंढ लेते, हमारा उत्तर आ जाता। अगला आप देखो, अगला सवाल कह रहा है कि एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन का व्यास 20 सेंटीमीटर है और ऊंचाई कितना है, 8 है। तो ये बताओ भैया बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। और क्या यहाँ पे आप पाई, एक तो पहले आप जो है क्या करते, चेक कर लेते कि सर पाई से क्या मामला बन जा रहा है कि एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन का व्यास अगर दिया गया है तो त्रिज्या क्या हो जाती, 10 हो जाती। पाई की वैल्यू 22/7 इंटू त्रिज्या कितना हो गई, 10 हो गई, और त्रिज्या 10 हो गई, और ऊंचाई कितना हो गई, 8 हो गई। ठीक, अच्छा लेकिन यहाँ पाई में पूछा गया था, इन्होंने यहाँ पे थोड़ा सा आयतन ज्ञात कीजिए। जब आप निकालोगे तो 8 × 100 800 और गुणे में 22/7, तो ये थोड़ा सा सवाल क्या हो जाएगा, दशमलव में आएगा। यहाँ वास्तव में जो है टाइपिस्ट ने थोड़ा गलती कर दी है। आप सीट जो है टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन करके निकाल लीजिएगा, वहाँ ये सब में पाई लगा हुआ है ना, तो ये आपका उत्तर जो आ रहा है वो 800 पाई आ रहा है। देखो यहाँ 800 और 22/7 का मतलब पाई, इसलिए जो है थोड़ा सा ये ऑप्शन। अच्छा हाँ, एक चीज़ और मैं बता दूँ, जो बच्चे ये वीडियोज़ देख रहे हैं आपको ये जो PDF है ना, PDF फाइल भैया अपने टेलीग्राम चैनल कहाँ पे मिल जाएगी, विनय मैथ्स, जो कि सर्च करेंगे या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप वहीं से डायरेक्ट ज्वाइन कर लीजिए। तो ये PDF आप अगर निकलवा के और एक बार खुद से लगा लेंगे, जो जो सवाल फंसेगा उसका सॉल्यूशन देख लेंगे, आपका काम हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ो अगले सवाल पे। अगला सवाल है, एक कमरे के फर्श की लंबाई जो है 8 मीटर 96 सेंटीमीटर और 6 मीटर 72 सेंटीमीटर चौड़ा है। फर्श को ढकने के लिए आवश्यक वर्गाकार टाइलों की न्यूनतम संख्या। आप समझिएगा, बहुत ही बेहतरीन सा सवाल है ये। जैसे मान लो कभी भी भैया आपसे कोई फर्श दिया हो, जैसे यहाँ दिया हो कि एक फर्श है जिसकी लंबाई है 125 मीटर और जिसकी चौड़ाई जो है वो कितना है, 75 मीटर, है ना। बहुत छोटा सा सवाल मैं बता रहा हूँ आपको। अगर आपसे कहा गया लंबाई 125 मीटर है और चौड़ाई कितना है, 75 मीटर, और आपसे कह दिया जाए कि 5 मीटर वर्गाकार भुजा की टाइलें लगानी है। यहाँ की टाइलों की भुजा भी दे दी गई कि 5 मीटर है भुजा, वर्गाकार टाइलें हैं। वर्गाकार टाइलों का मतलब जिसकी लंबाई चौड़ाई क्या है, समान है। तो आपसे पूछे कि बताओ टाइल्स की संख्या, टाइल्स की संख्या, तो आप क्या करते हो, आप कहते हो सर जिस फर्श पर लगाना है उस फर्श का हम क्या निकालते हैं, क्षेत्रफल निकालते हैं, और बटे में एक टाइल्स का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो देखो फर्श का क्षेत्रफल हो जाएगा 125 और गुणे 75, क्योंकि आयताकार फर्श है और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। और एक टाइल्स का क्षेत्रफल निकालोगे तो वर्गाकार टाइल है तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, मतलब 5 × 5, और यहाँ से 5 से काटोगे, 5 दूना 10, 50 25, और 5 से 15 25 75, तो टोटल टाइल्स आ जाएगी 25 × 15, 25 पंचे 125, 12 आया, 25 से 25 12 37। इसका मतलब टोटल कितनी टाइलें लगेंगी, 375। लेकिन भैया ध्यान दीजिएगा, एक तो तरीका हुआ सवाल पूछने का ये, जो कि पहले पूछा जाता था, अभी सवाल इस पैटर्न में आने लगा है कि ये आपको टाइल्स की भुजा नहीं दी होती है, और वो आपसे क्या कहता है कि एक ऐसा फर्श है जिसकी लंबाई 125 मीटर है और चौड़ाई कितना है, 75 मीटर है। इस फर्श पे अधिकतम भुजा की वर्गाकार टाइलें लगानी है। और या तो मान लो अधिकतम भुजा नहीं भी कहेगा, कहेगा इस फर्श पर वर्गाकार टाइल लगानी है, तो बताओ ऐसी टाइलों की न्यूनतम संख्या क्या होगी। तो आपको ध्यान ये रखना है कि टाइलों की न्यूनतम संख्या तभी हम निकाल पाएंगे जब टाइल्स की भुजा क्या हो, अधिकतम हो। जैसे मान लो जिस कमरे में आप बैठे हैं उसमें आपको टाइल्स लगवाना है और आप उसमें कम से कम संख्या में टाइलें लगवाना चाहते हो, तो आपको जो है कितने टाइलें लगानी होगी। तो आप कहोगे सर अगर हमें कम से कम टाइल्स उसमें लगवानी है तो भाई ये तो बड़ी बड़ी टाइल्स जो है, पत्थर जो है लंबे लंबे 3-4 पत्थर में काम करवा दें, है ना भाई। जितनी लंबी से लंबी भुजा होगी टाइलों की उतना ही कम टाइलें लगेगी। हो सकता है भाई अगर आप कहते हैं कि सर 1 टाइल्स मिल जाती पूरे कमरे के साइज़ की, तो 1 टाइल में हम अपना काम कर लेते, है कि नहीं। तो वही यहाँ पे कहने का मतलब है कि जब भी आपसे ऐसा सवाल पूछेगा तो आप कहोगे सर इस फर्श पे भाई जितनी बड़ी से बड़ी टाइल हम लगवाएंगे उतना कम हमें
टाइल्स की संख्या लगेगी। मान लो ऐसे आप जो है बड़ी बड़ी भुजा की टाइल्स लगवाते तो 1 2 3 4 5 टाइलों में 6 टाइलों में काम हो जाता। लेकिन अगर आप छोटी छोटी टाइल्स लगवाओगे ऐसे ऐसे तो आप देखो कि ये इस प्रकार से कितनी टाइलें लगने लगेंगी, बहुत सारी टाइलें लगने लगेंगी, है ना। तो कुल मिला के कहने का सेंस ये है कि हमें अगर इस फर्श में जो है कम से कम टाइलें लगानी है तो भुजा जो है टाइल्स की क्या होगी, अधिकतम। और भुजा दी नहीं गई होगी तो भुजा निकालने के लिए आप ये 125 और 75 का क्या निकालोगे, मासा। क्या निकालोगे, मासा। जो इनका मासा होगा वही मैक्सिमम भुजा होगी। और मासा निकालने का तरीका होता है कि हम दोनों संख्याओं का डिफरेंस निकाल लेते हैं। 75 और 125 में अंतर कितने का होता है, 50 का। यही डिफरेंस मासा कहलाएगा। अगर डिफरेंस से ये दोनों संख्याएं कट जाती, देखो 50 से 125 से नहीं कटता है तो इसका क्या कर देंगे, फैक्टर कर देंगे, 25 गुणे 2। अब 2 से तो ये 75 और 125 नहीं कटता है, लेकिन 25 से 25 तियाँ 75, 25 पंचे 125 कट जाता है। तो इसका मतलब इसका मासा कितना आ गया, 25। और यही मासा क्या हो जाएगी, टाइल्स की भुजा। यानी मैक्सिमम 25 मीटर भुजा की टाइलें अगर हम लगाएं तो कम से कम टाइलें हमारी लग जाएंगी। और अब आप कहोगे सर टाइलों की संख्या निकालना हो तो फर्श का क्षेत्रफल 125 गुणे 75 और एक टाइल का क्षेत्रफल 25 गुणे 25, 25 पंचे 125, 25 तियाँ 75, 5 तियाँ 15। इसका मतलब टोटल 15 टाइलें लगेंगी और पूरा का पूरा हमारा काम हो जाएगा। जो टाइलें अभी देखो 5 मीटर भुजा की थी तो 375 टाइलें लगती थी, लेकिन अगर 25 मीटर भुजा की टाइलें आप लगवाओगे तो केवल आपको कितनी टाइलें लगानी पड़ेगी, 15। तो यही कहने का मेरा सेंस है कि जो ये वाला सवाल है यहाँ भी यही हमें यूज करना है। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है एक कमरे का फर्श 8 मीटर 96 सेंटीमीटर लंबा है। देखो भैया ये है एक कमरा, बहुत लंबा सा फर्श है जो कि है 8 मीटर और 96 सेंटीमीटर, मतलब 896 सेंटीमीटर इसको हम मान लेते हैं, मान नहीं लेते हैं, ये है 6 मीटर 72 सेंटीमीटर चौड़ा है। तो 672 किस में चेंज हो जाएगा, सेंटीमीटर में, क्योंकि 1 मीटर में कितना होता है भैया, 100। तो 6 मीटर में 600 प्लस 72, 672। अब आपको कह रहा है कि इसमें वर्गाकार टाइलों की न्यूनतम संख्या। भाई न्यूनतम संख्या वही होगी कि जब टाइलों की भुजा क्या हो, अधिकतम हो। और अधिकतम भुजा टाइल्स की निकालने के लिए हमें निकालना होगा HCF ऑफ 896 एंड 672। अब अगर आप आओ देखो 896 और 672 का डिफरेंस निकालो तो ये हो जाएगा 6 में से 2 गया 4 और 9 में से 7 गया 7, 2 9, 8 में से 6 गया 2, 224 डिफरेंस आ गया। मैंने कहा यही डिफरेंस ही मासा होगा या तो डिफरेंस का फैक्टर होगा। डिफरेंस कब होगा, जब डिफरेंस से ये दोनों कट जाएं। तो देखो 24 तियाँ 72, 2 तियाँ 600, तो 672 तो कट गया पूरा 224 से। और ऐसे 896 भी कट जा रहा है, देखो 4 बार में ना, 24 चौके 96, 2 चौके 8, तो 896 भी कट गया। इसका मतलब इसका जो मासा होगा वो यही होगा। और मासा अगर 224 होगा तो यही टाइल्स की क्या होगी, भुजा होगी। यानी जो टाइल्स लगाई जाएगी उसकी भुजा कितना होगी, 224 होगी। और टाइल्स की संख्या निकालने के लिए मैंने क्या कहा था, फर्श का क्षेत्रफल मतलब 896 गुणे में लंबाई गुणे चौड़ाई होता है 672 और बटे में एक टाइल्स का क्षेत्रफल 224 गुणे 224। तो यहाँ से 224 से कितनी बार में कटेगा, 4 बार में। 224 से कितनी बार में कटेगा, 3 बार में। तो ये हो जाएगा 4 गुणे 3, 4 तियाँ 12, यानी टोटल 12 टाइल्स में हमारा काम हो जाएगा। और यही सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर। मुझे उम्मीद है भाई कि आप बिल्कुल समझ पा रहे होंगे। गलत उम्मीद तो नहीं कर रहा हूँ मैं, है ना। बताते रहिएगा कि सर आपकी उम्मीद बिल्कुल गलत नहीं है, हम इस बात को बिल्कुल समझ गए हैं। चलिए अब अगले सवाल पे आ जाते हैं हम लोग, जो कि हमारा है क्वेश्चन नंबर 19। इस क्वेश्चन में हमें समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के बारे में थोड़ा सा बात की गई है। तो अगर देखा जाए भैया तो ध्यान दीजिएगा, समद्विबाहु का मतलब ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं क्या हों, समान हों। और समकोण है, इस बात का मतलब हुआ कि उसका एक कोण जो है ये 90 डिग्री का होना चाहिए, है ना। अच्छा समद्विबाहु होगा, मान लिया ये A है, ये भी क्या है, A है, और ये क्या है भैया, B है। तो इसमें आपको पता है ये समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं हम। तो B² बराबर हो जाएगा क्या, B² बराबर A² प्लस A² मतलब 2A²। तो यहाँ से जो B की वैल्यू आती है वो क्या आती है बताओ, A इंटू √2 ये आती है ना। और यहाँ पे अगर देखो ध्यान से तो ये तो B की वैल्यू हमें मिल गई। अच्छा पार्टिकुलर जब ऐसा सवाल आएगा भैया
सेम सवाल है ये, सॉरी ये जो है इस तरीके का सवाल है जिसमें आपका दिया गया है कि उस समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो आप ध्यान रखिएगा, इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। आधार गुणे ऊंचाई का मतलब a गुणे a मतलब a स्क्वायर, यानी इसके क्षेत्रफल का फार्मूला होता है a²/2। और आपको ये भी पता है कि जो a स्क्वायर की वैल्यू अगर यहाँ से आप निकालते हैं, ध्यान दो, तो a स्क्वायर की वैल्यू जो आ जाती है ये b²/2 आ जाती है। मतलब क्षेत्रफल का दूसरा फार्मूला क्या होता है, d² और बटे में क्या आ जाता है 2। ठीक, नहीं d²/2 नहीं भाई, d² बटे क्या आ जाएगा 4, क्योंकि a स्क्वायर की वैल्यू जब निकालोगे तो ये आ जाएगा b²/2। तो यहाँ से देखो थोड़ा सा हम इसको सही कर देते हैं। यहाँ से चूँकि क्षेत्रफल बराबर होता है भैया, इसका क्षेत्रफल क्या होता है हाफ इंटू ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर की वैल्यू अगर यहाँ से निकालेंगे तो देखो पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं तो ये हो जाता है b² बराबर 2a²। तो a स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से आ जाती है b²/2, b²/2। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा कि सर जो क्षेत्रफल का दूसरा वाला फार्मूला होता है, क्षेत्रफल का एरिया जो होता है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का, ये होता है b²/2 दूना 4। यानी इस बात को ऐसे भी लिख सकते हो कि कर्ण का स्क्वायर और बटे में क्या कर दें 4 कर दें, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये तो कुछ बेसिक बातें हो गई, लेकिन इस सवाल की अगर बात की जाए तो कह रहा है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ जिसका परिमाप कितना है 16 है। अच्छा, परिमाप अगर निकालोगे तो ये 2a प्लस क्या होगा b। क्यों मैंने ऐसा कर दिया भैया, क्योंकि 2a प्लस b इसलिए किया है क्योंकि परिमाप होता है सभी भुजाओं का योग, दो भुजा तो बराबर ही है, प्लस b बराबर कितना दिया है 16। अगर हमें क्षेत्रफल निकालना है तो हम b की वैल्यू निकाल लें और कर्ण का स्क्वायर बटे क्या कर दें 4 कर दें, तो हमें क्या मिल जाएगा क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो यहाँ से देखो ये a की वैल्यू यहाँ से हमें मिल जाएगी, क्या a की वैल्यू मिल जाएगी b/क्या √2 मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी, b/√2 किसकी वैल्यू a की। तो ये हो जाएगा 2 इंटू a की वैल्यू तो आ गई b/√2 और प्लस में b बराबर क्या है भैया 16। और यहाँ से b अगर कॉमन ले लो और √2 से इसको डिवाइड करोगे तो ये क्या हो जाएगा √2 हो जाएगा। ठीक, तो b कॉमन ले लेंगे तो √2 प्लस में क्या हो जाएगा 1 बराबर क्या आ जाएगा 16। तो b की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी 16/√2 प्लस का 1, है ना। ये तो हो गया b, लेकिन क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, ये तो कर्ण का मान मिल गया आपको, b का मान मिल गया, क्षेत्रफल बराबर होता है 1/4 इंटू b² मतलब 16 का स्क्वायर 256 और बटे में √2 + 1 का होल स्क्वायर, √2 + 1 का होल स्क्वायर। तो अब 4 से इसको डिवाइड कर दो, 64 4 × 24 4 × 16 64 और बटे में ये तो हो गया आपका 64 होना चाहिए, ये 16 नहीं, क्या होना चाहिए 64 और बटे में √2 + 1 का होल स्क्वायर करेंगे तो ये बताओ क्या होता है a² मतलब 2 + b² मतलब 1 + 2ab मतलब 2√2। तो ये हो जाएगा 3 + 2√2। और इसको जब कैलकुलेट करेंगे भैया परिमेयकरण कर देंगे तो ये 3 - 2√2 और बटे में क्या हो जाएगा 3 - 2√2। और ये अगर ध्यान से देखो तो हर वाला जो मान है ये a² - b² का फार्मूला बन गया है, एक ब्रैकेट में है a + b, एक ब्रैकेट में a - b। और a² करोगे 3 का स्क्वायर 9 और b² करोगे तो 2 का स्क्वायर 4 √2 का स्क्वायर 2 4 दूना 8, 9 में से 8 जाएगा 1, हर में 1 बचेगा। तो इस सवाल का उत्तर आ जाएगा 64 और ब्रैकेट में 3 - 2√2 और यही सवाल का क्या हो जाएगा आंसर, है ना। तो इस तरीके से आप ये सवाल लगा सकते थे। अब आपके दिमाग में आएगा सर यहाँ पे इसको और छोटा नहीं कर सकते हैं, तो देखो भैया एक आध सवाल है आपका जो कि थोड़ा सा लंबा लग जा रहा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप यहाँ से देखो ज़्यादा टाइम नहीं, केवल b की वैल्यू निकालना और b²/4 कर देना, आपको मिल जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा डी वाला इस सवाल का उत्तर, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे बढ़ते हैं। अगला सवाल बिल्कुल सिंपल सा है, दो गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात 9 और 4 है। ध्यान देना, ये पहला वाला गोला है, ये दूसरा वाला, इसकी त्रिज्या r1 है, इसकी त्रिज्या क्या है r2 है। तो अगर इसकी त्रिज्या में अनुपात r1 और r2 का है, किसका अनुपात त्रिज्या का, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कर्व सरफेस या टोटल सरफेस एरिया का जो रेशियो होगा वो क्या हो जाएगा 4πr1² 4πr2² 4π/4π2 कट जाएगा, ये r1² और r2² बचता है। अगर आयतनों का पूछता वॉल्यूम का तो यहाँ से होता है r1 का क्यूब रेशियो
R2 का क्यूब, क्योंकि 4/3 पाई R1 क्यूब 4/3 पाई R2 क्यूब, 4/3 पाई 4/3 पाई कट जाता, ये होता है। लेकिन अगर क्षेत्रफलों में दिया है और त्रिज्या पे पहुंचना है, जैसे क्षेत्रफलों का अनुपात A और B दिया है, तो आप जो है त्रिज्या का रेशियो निकालने के लिए √A और √B कर सकते हो। अगर आपको आयतन दिया गया है कि A और B के आयतनों में A और B का अनुपात है गोलों के, तो आप जो है त्रिज्या का अनुपात निकालने के लिए क्यूब रूट कर सकते हो, क्योंकि पावर 3 से पावर 1 पे जाओगे, यहाँ पावर 2 से पावर 1 पे जाओगे। तो इस क्षेत्रफल से त्रिज्या पे जाने के लिए रूट करते हैं, जबकि आयतन से त्रिज्या पे जाने के लिए क्या करते हैं बताओ? आयतन से त्रिज्या पे जाने के लिए भैया हम करते हैं क्यूब रूट, यानी कि यहाँ पे कर देते क्यूब रूट A और रेशियो में क्यूब रूट B, ये क्यूब रूट B। लेकिन यहाँ देखो कह रहा है दो गोलों के क्षेत्रफलों का अनुपात, मतलब R1² और R2² की वैल्यू क्या दी गई थी? 9:4। तो त्रिज्याओं का अनुपात मिल जाता, R1 और R2 क्या हो जाता? 3:2। और लेकिन हमसे पूछा है उनके व्यासों में अनुपात, तो भैया जो अनुपात त्रिज्या में होता है वही अनुपात किस में होता है? व्यास में भी। तो आप कहते सर 3 कितने का हो जाएगा? 2 का। और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। सिंपल सा सवाल था, ज़्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी। आगे देखो, एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का परिमाप कितना है? 49 है। एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का परिमाप जो है वो कितना है भैया? 49 है। इसका क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में ज्ञात कीजिए। तो ये सवाल बिल्कुल वही है जो अभी आपने लगाया था, क्वेश्चन नंबर 19 नंबर है ना भैया। तो सेम सवाल है, तो इसको आप लोग खुद से लगाइएगा। और क्या करेंगे जो है, जब लगाएंगे आप इसको सॉल्व करेंगे इसको, तो सॉल्व करने पे अंत में रूट में आएगा, तो √2 का जो मान आएगा अंत में वहाँ उठा के रख देना। क्या रख देना? 1.414। मतलब जैसे मान लो यहीं पे अगर मुझे दशमलव में निकालना होता, तो ये जो 64 और ब्रैकेट में 3 - 2 √2 आया था, तो यहाँ √2 की जगह पे हम क्या रख देते? 1.414 √2 का मान, तो वही चीज़ किसमें आ जाती? दशमलव में आ जाती। तो मुझे यकीन है कि आप लोग ये सवाल लगाएंगे, और लगाने के बाद इसका जो आंसर है, आंसर आप लिखेंगे कि सर क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर ये है, और कमेंट बॉक्स में उस उत्तर मुझे बताएंगे। और मुझे यकीन है कि अगर आप जो है यहाँ तक देखते हुए आए हैं वीडियो को, तो ये सवाल ज़रूर करके आप मुझे बताएंगे। आगे आ जाएंगे अगले सवाल पे। 28 सेंटीमीटर आधार व्यास वाले एक गोले के परिवृत्तीय बेलन का आयतन। बहुत ही अच्छा सा सवाल है। अच्छा, यहाँ पे देखो, परिवृत्तीय बेलन का आयतन का मतलब क्या हुआ कि एक जो है व्यास है, आधार का व्यास एक गोले का, और ये है एक गोला, ठीक। और इसमें जो है एक बेलन जो है वो परिवृत्त किया गया है इस हिसाब से, है ना। यानी कि ये है एक बेलन, ये देखिएगा, समझिएगा इस बात को, ये ऐसे है, ऐसे बनाया गया है, ठीक। तो ये बेलन जो है ये परिवृत्तीय है, इस गोले के ऊपर चारों ओर जो है वो क्या बना हुआ है? बेलन बना हुआ है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो कह रहा है 28 सेंटीमीटर आधार का व्यास है। तो बेलन का जो गोले का जो व्यास है भैया, ये अगर ध्यान से देखो यहाँ से यहाँ तक गोले का व्यास 28 है, तो इसका मतलब बेलन की ऊंचाई क्या हो जाएगी? 28। और इसकी त्रिज्या जो हो जाएगी बेलन की, वो कितना हो जाएगी? 14 हो जाएगी। तो पूछा है बेलन का आयतन, और बेलन का आयतन क्या होता है? आपको बताया बेलन का आयतन होता है πr²h। तो एक तो आपको मैंने अभी तरीका बताया था कि पाई है तो 11 से संख्या कट जाएगी। जो ऑप्शन 11 से कटे वही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। अगर मान लो 2 ऑप्शन कट रहा होता तो थोड़ा दिक्कत होती है आपको, तो आप क्या करते हैं? पाई की वैल्यू रखते 22/7 गुणे में r² रखते 14 × 14, 14 × 14, और गुणे में ऊंचाई क्या करते? तो आप कहते सर ऊंचाई हम कर देते क्या? h28, है ना। अब 7 से 7 दूना 14, और अभी सवाल का उत्तर हो जाता 22 गुणे में 14 दूना 28 गुणे में 28। यही हमारा क्या हो जाता? उत्तर। इसको अभी पूरा ना सॉल्व करते, क्यों भैया? क्योंकि देखो इकाई का अंक 8 है, 4 है, 6 है और 0 है। तो अब इकाई का अंक निकालेंगे, तो 8 × 8 = 64 में क्या आ गया? 4, और 4 दूना 8 में इकाई का अंक क्या आ गया? 8। यानी जिस सवाल में इकाई का अंक क्या होगा? 8 होगा, वही हमारा क्या हो गया? आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा? पहला वाला। पूरा गुणा नहीं करना था आपको। और दूसरा तरीका कि आप इतनी कहानी ना करते, आपको पता है कि सर गोले का बेलन का आयतन है, तो आयतन में पाई होगा ही होगा, पाई होगा तो 22 होगा, और 22 होगा तो संख्या 11 से कटेगी, और 11 से कटने वाली आप अगर चेक करो तो पहला ऑप्शन देखो 8 × 2 = 10, 10 और 1 = 11,
और 7 4 11, 11 माइनस 11 0, ये संख्या 11 से क्या हो गई, कट गई। इसको चेक करते तो 4 2 6 और 1 7, और जबकि 7 4 11, ये ना कटता, ये ना होता उत्तर। 0 + 2 + 1 2 1 3 और 7 5 12, डिफरेंस ना कटता। 6 2 8 1 9 और 7 4 11 ना कटता। इसका मतलब एक ही ऑप्शन यहाँ भी कट रहा था, केवल हमारा पहला वाला क्या हो जाता, आंसर, है ना। तो इस तरीके से आप इसको लगा सकते थे भैया। एग्जाम में आपको यही तरीका अप्लाई करना है। यहाँ तो मान लो ऐसा आपको बताया भी गया है। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल पे। अगला सवाल जो हमसे कह रहा है, एक बेलनाकार स्तंभ का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है, 264 मीटर स्क्वायर, और आयतन कितना है, 924 मीटर क्यूब। व्यास और ऊंचाई का अनुपात। अच्छा देखो, बेलनाकार स्तंभ के वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, 2πr/h। ये दिया है कितना भैया, 264। जबकि कह रहा है आयतन कितना है, बेलन का आयतन होता है πr²h। इसकी वैल्यू कितना दी गई है, तो आप कहोगे सर ये दी गई है 924। कितना दी गई है, 924। ठीक है, 924। कह रहा है व्यास और ऊंचाई का अनुपात भैया। तो पहले तो आप यहाँ से त्रिज्या निकाल लो। ठीक है, h से h कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, r यहाँ 2 बार है, 1 बार कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 2 1 2, 2 3 6, 2 दूना 4। तो 1/r की वैल्यू आ जाएगी 132/924। और ये देखो 13 6 7 8 दूना 16, 9 दूना 18, कितनी बार जाएगा ये, 4 बार में, 13 चौकी 52, 4 नहीं, 4 बार नहीं, 5 6 कट कर दो। देखो 11 से कट रहा है, मुझे लगता है 11 का 11, 11 दूना 22, 11 8 88, 11 चौक 84, 12 7 84, 7 बार जा रहा था भाई। तो इसका मतलब आर की वैल्यू क्या आ गई, 7 आ गई। त्रिज्या अगर 7 मिल गई तो आपको पता ही है कि 2 × पाई की वैल्यू 22/7 × आर की वैल्यू क्या आ गई, 7 × h की वैल्यू क्या है, 264। मतलब वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है, 264 है। तो वक्रपृष्ठ में ये देखो 7 से 7 क्या हो गया, कट गया, और 2 से कट जाएगा ये, 2 से 2 1 2, और 2 3 6, 2 दूना 4, 22 से 22 छक्का कितना हो जाएगा, 132। h की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई। लेकिन हमसे पूछा है व्यास, तो भैया त्रिज्या 7 है तो व्यास कितना होगा, 14, और ऊंचाई कितना है, 6। तो भैया 2 7 14 और 2 3 6, 7:3। ऑप्शन नंबर कौन सा, सी वाला, यही हमारा क्या हो गया, आंसर। तो इस तरीके से आप इसको लगा सकते थे, यही हमारा क्या हो गया, आंसर। अब यहाँ से देखो, आप चाहते तो जब त्रिज्या आपने निकाला था और त्रिज्या क्या आ गई थी, 7 आ गई थी भैया। अगर त्रिज्या 7 आई है तो इसका मतलब व्यास 7 का मल्टीपल होगा, और व्यास एक ही ऑप्शन में 7 का मल्टीपल है, केवल ऑप्शन नंबर कौन सा, सी वाला। और यही हमारा क्या हो गया, आंसर। लेकिन यहाँ से आप जो है क्या करते हैं कि इसको पूरा कैलकुलेट ही कर लेते भैया। हो सकता है कि मान लो यहाँ पे और भी जो है किसी से कट जाता, 7 से कम में कट जाता, ऊंचाई अगर अलग आ जाती तो इसलिए जो है आप इसको त्रिज्या निकाल ही लिए हैं, तो इसको आप आसानी से निकाल ही सकते थे। आगे बढ़ेंगे, अगले सवाल पे आ जाएंगे। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, अगला सवाल है 20 सेंटीमीटर व्यास वाले एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, आयतन की गणना कीजिए। तो व्यास दिया है 20 सेंटीमीटर, 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू क्या आ जाएगी 10, और इंटू ऊंचाई निकाल लो, 1320 दिया गया है। 0 से 0 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, 22 से 22 छक्के 132, 2 से 2 3 6, ऊंचाई की वैल्यू आ जाएगी 7 3 21। अगर इसकी हाइट हो गई कितना, 21, तो बेलन का आयतन होता है पाई, मतलब 22/7, पाई r² का मतलब क्या हो जाएगा भैया, व्यास अगर जो है 10 है तो त्रिज्या क्या होगी, सॉरी व्यास अगर 20 है तो बेलन की त्रिज्या क्या होगी, 10 होगी। और ऊंचाई आपको पता ही चल गई कितना है, 21 है। तो 7 से 7 3 21, 22 3 66, और 2 0, 66। इस सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा, बी। दूसरा तरीका, आप कहते सर 22 से अगर पाई, मतलब पाई इसमें अगर होगा तो संख्या 11 से क्या होगी, कटेगी, और 11 से ना तो ये कटता है, ना तो ये कटता है, ना तो ये कटता है, केवल एक ऑप्शन 11 से कटता है, वही हमारा क्या होगा, आंसर। देखो ये बताने का मेरा मकसद केवल इतना है कि आपको मैं बेसिक समझा रहा हूँ, लेकिन एग्जाम में करना का आपको ऐसे है, अगर आपको ऐसा ऑप्शन मिला तो आप देख के सवाल को उड़ा देंगे। 11 से कटा, वही हमारा क्या हुआ, आंसर। अगला, लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या और इसकी ऊंचाई में, ऊंचाई इतना इतना है। ये सवाल का भी उत्तर बहुत ही आसान सा है भैया। आपको पता है बेलन का आयतन होता है πr²h, आर की जगह पे 7 रखना, एच की जगह पे 15 रखना, उत्तर आ जाएगा। उत्तर मुझे बताना आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके,
है ना। अगला कह रहा है कि एक गोले का व्यास ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4πr² की वैल्यू क्या है 154। तो भैया 4 गुणे पाई की वैल्यू 22/7 गुणे r² बराबर 154। 22 से 22 सत्ते 154 और ये हो जाएगा 7 7 49 और बटे में 4। त्रिज्या हो गई r की वैल्यू, r² था ना ये, r² की वैल्यू हो गई कितना 49/4। तो r की वैल्यू हो जाएगी 7/2 और व्यास निकालना है तो 2 से गुणा करेंगे, 2 से 2 कटेगा, व्यास कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, है ना। तो इस तरीके से आप इसको लगा सकते थे। काफ़ी आसान सा सवाल था, मुझे नहीं लगता किसी को कोई दिक्कत है। दिक्कत होगी भैया दोबारा देख लीजिएगा, थोड़ा स्पीड में मैं चलूँगा क्योंकि अब जो है फार्मूले बेस्ड सवाल आपको सारे दिखे हैं और लगभग सारे फार्मूलों पे हम लोगों ने चर्चा कर ली है। एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 गुणे 22/7 गुणे r², पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बताओ 4πr², उसकी वैल्यू क्या दी है 616। तो यहाँ से देखो 4 से काट दो, 4 के अन्नम 4 और 4 पंचे 20, 4 चौक 16, 22 सत्ते 154, r² की वैल्यू 7 7 49। तो r की वैल्यू आप कहोगे सर त्रिज्या क्या हो गई 7, त्रिज्या 7 आ गई तो इसका आयतन बताना है आपको। आयतन बताओगे तो 4/3, यहाँ से देखिएगा 4/3 और ये हो जाएगा पाई की वैल्यू 22/7 और r³ 7 7 49 सत्ते 343। 7 से 7 क्या हो गया कैंसिल, 22 चौक 88 और गुणे में 7 7 49 और बटे में क्या हो जाएगा 7, है ना, बटे में 7। अब यहाँ से देखो भैया, यहाँ से चूंकि ये नॉन रिकरिंग डेसिमल है मतलब ये बढ़ता जाएगा क्योंकि 0.33 आ रहा है, 7 से नीचे 7 भी है ना, कटने वाला तो है नहीं 7 नहीं, नीचे 3 है भाई, 7 कहाँ से आ गया, नीचे क्या है 3 है, 3 है तो नॉन रिपीटिंग डेसिमल होगा। तो यहाँ से मल्टीपल चेक नहीं कर पाएंगे क्योंकि हो सकता है 1 2 मल्टीपल आ जाए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें गुणा करना पड़ेगा भैया, है ना। 49 का किससे गुणा कर लेंगे 88 से और 3 से क्या कर देंगे भाग कर देंगे। गुणा करो 49 का 88 से, तो आप कहोगे सर 88 और गुणे में क्या हो जाएगा 49, ये हो गया 9 8 72, कैरी कितना आया 7, कैरी कितना आ गया 7 और 9 8 72 और 8 चौक 32, 72 32 कितना हो जाएगा भैया 104, है ना। 72 में 32 जोड़ेंगे 104, 104 में 7 जोड़ेंगे 111 और 111 में कैरी कितना आ गया 11, 8 चौक 32 और 32 11 कितना हो गया 43 और इसे 3 से भाग करेंगे तो 3 1 3 और ये हो जाएगा 3 चौक 12 1 13 3 त्रिक्का 9 2 11 3 7 21 1437 एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर कौन सा सी, और यही हमारा फाइनल क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम इस सवाल को भी भैया लगा सकते थे। आगे बढ़ेंगे, उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसकी प्रत्येक भुजा, तो आपको पता है कि सर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 3/4 इंटू भुजा²। भुजा की वैल्यू कितना है 12, भुजा 12 गुणे 12, 4 से 4 तियाँ 12, 12 तियाँ 36, 36√3 सेंटीमीटर²। ऑप्शन नंबर कौन सा बी वाला 36√3 सेंटीमीटर², यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। अगला सवाल पे आ जाते हैं, एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप। भैया परिमाप समबाहु त्रिभुज का होता है 3 गुणे भुजा, ये दिया गया 36√3 दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है, 3 से कट जाएगा 12 बार में, 12 तियाँ 36, यानी उसकी भुजा हो गई 12√3। और अगर समबाहु त्रिभुज की भुजा 12√3 हो गई है तो आप कहोगे सर 12√3 अगर भुजा है तो इसका हमसे पूछा है क्या ऊंचाई, ऊंचाई होती है √3/2 इंटू भुजा है 12√3, 2 से कट जाएगा 2 छंग 12 और √3 का गुणा होगा 3 6 तियाँ 18, इसकी ऊंचाई हो जाएगी 18 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर कौन सा पहला वाला। कुछ नहीं करना, डायरेक्ट फार्मूले पे रखना है। किसी लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई 24 है, इसकी तिर्यक ऊंचाई 30 है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। भैया शंकु को आपको पता है, शंकु एक ऐसा फिगर होता है जिसमें आपको पता है तिर्यक ऊंचाई होती है, ये इसकी क्या है हाइट है, ये इसकी क्या है त्रिज्या है, ये ऊंचाई है और ये क्या है एल है तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई कितना दी गई है 30 और इसकी ऊंचाई कितना दी गई है 24। तो आपसे त्रिज्या की वैल्यू पहले निकाल लीजिए और चूंकि वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल होता है πr/l, तो अगर आपको r की वैल्यू पता चल जाए तो काम बन जाएगा। और r की वैल्यू पता कैसे चलेगी, आपको पता है कि सर h² + r² बराबर l² होता है, तो r की वैल्यू जो होती है √l² -
एच स्क्वायर होती है। एल स्क्वायर का मतलब 30 का स्क्वायर 900 और एच स्क्वायर का मतलब 24 का स्क्वायर 576 और ये अंडर रूट। तो यहाँ से भैया ये हो जाएगी 324 का अंडर रूट, 324 का अंडर रूट क्या होगा 18, यानी आर की वैल्यू क्या हो जाएगी 18 हो जाएगी। और आर की वैल्यू 18 आ गई तो पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 18 और एल की वैल्यू कितना है 30 है ना। तो यहाँ से आप इसको डिवाइड कर सकते, गुणा कर सकते हो। आप कहोगे सर 18 3 54, 540 गुणे में 22 और बटे में 7, 22 चौक 88, तो इसको पूरा गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 22 चौक 88 का 8, 22 पंचे 110, 8 से 118 और एक जीरो बढ़ेगा, 7 से भाग करेंगे, 7 एकन्नम 7, 4 11, 7 छंग 42, 42 6 48, 7 9 63, 5 68, 7 7 49, 16 97.143। ऑप्शन नंबर कौन सा, पहला वाला, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको लगा सकते थे। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल पे। अगला सवाल क्या है, एक घनाकार कमरे के फर्श का क्षेत्रफल 192 मीटर स्क्वायर है। उस कमरे में रखी जाने वाली सबसे लंबी राड की लंबाई, सबसे लंबा जो राड रखा जाता है भैया किसी भी कमरे में, वो उसका क्या होता है विकर्ण होता है, ध्यान रखना। सबसे लंबी छड़ बराबर होता है किसके, विकर्ण के, किसी भी कमरे में अगर आपके रखी गई हो। तो आप ध्यान रखिएगा कि कह रहा है कि फर्श का क्षेत्रफल, घनाकार अगर कमरा होता है तो इसका फर्श कैसा होता है वर्गाकार। तो आप कहते हो सर घन फर्श का क्षेत्रफल 192 है, तो इसका मतलब ए स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी 192, तो ए की वैल्यू हो जाएगी कितना 192 को आप क्या लिख सकते हो 64 गुणे 3 लिख सकते हैं ना, ये रूट में आ जाएगा अंडर रूट 64 गुणे 3, 64 3 192 होता है ना भैया। तो आप कहोगे सर बिल्कुल 64 का मतलब 8 अंडर रूट क्या आ गया 3। तो अगर भुजा की वैल्यू आ गई कितना 8 अंडर रूट 3, तो जो विकर्ण होता है डायगोनल जो होता है वो होता है भुजा रूट 3। भुजा की वैल्यू कितना है 8 रूट 3 और गुणे में रूट 3, तो 8 3 24। तो इस सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा 24 मीटर, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल क्या कह रहा है, एक त्रिभुजाकार मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 85 85 और 154 है ना। तो देखिए भैया वैसे तो इसको आप समद्विबाहु का फार्मूला भी लगा के निकाल सकते हो, लेकिन सबसे उससे ज़्यादा आसान पड़ेगा आपका कौन सा स्केल एंड ट्राइंगल यानी विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। आपने पढ़ा होगा हीरोन्स फार्मूला, हीरोन्स फार्मूला है ना, हीरोन्स फार्मूला जो कि क्या होता है अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, जहाँ पर एस की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ऐसा होता है कि नहीं होता है। अब आप कहोगे सर अगर यहाँ से हम इसी फार्मूले में ये वैल्यू रख दें तो क्षेत्रफल आ जाएगा त्रिभुज का। देखो एस की वैल्यू पहले निकालेंगे 85 प्लस 85 और प्लस में भैया 154, तो ये हो जाएगा 85 दूना 170, 170 में 154 जोड़ोगे 324, कितना आ जाएगा 324 और बटा क्या करेंगे 2, 324 बटा 2 करोगे तो ये आ जाएगा 2 एकन्नम 2, 2 छंग 12 और 2 दूना 4। तो ये आ जाएगा हमारा जो क्षेत्रफल का फार्मूला अंडर रूट एस का मतलब 162 हो गया गुणे में 162 में से भैया क्या घटाएंगे ए, यानी कि पहले क्या घटाएंगे 85, एस माइनस ए का मतलब आप घटाओगे 85, 12 में से 5 गया 7, 15 में से 8 गया 8 7 15, 77 गुणा में फिर से क्या हो जाएगा 77, क्योंकि 2 बार 85 घटाना है, यहाँ भी 85 घटाना है यहाँ भी, लेकिन तिबारा जो है 154 घटाना है। तो 162 में से 154 जब आप घटाओगे तो ये हो जाएगा 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 54 8 62 होता है। तो अब आप अगर ध्यान से देखो भैया तो आप कहोगे सर यहाँ से आ जाएगा क्या अंडर रूट 162 का मतलब 18 9 162, 77 2 बार है तो ये तो बाहर आ ही जाएगा, इसका जोड़ा बना ही है। 8 को कर लो, 8 को क्या कहते हैं 8 को कहते हैं 4 गुणे 2, 4 दूना 8, 77 बाहर निकाल दो अभी भी पहले ही। तो अब आपका आ गया 77 इंटू 18 दूना 36, 36 से क्या बाहर आएगा 6 और 9 से क्या बाहर आएगा 3 और 4 से क्या बाहर आएगा 2, तो ये हो जाएगा 6 3 18, 18 दूना 36, 77 गुणे में 36 और यही इसका आ जाएगा
6 सतह 42 में इकाई का अंक 2, लेकिन 2 स्थान पे है तो आपको क्या करना है 77 और 36 का क्या करना है गुणा। तो ये हो जाएगा भैया 6 सतह 42, कैरी कितना आया 4, 6 सतह 42, 7 3 21, 63 4 कितना हो गया 67, कितना कैरी आ गया 6, 7 3 21 6 27। तो इस सवाल का उत्तर आ गया 2772। ऑप्शन नंबर कौन सा, सी वाला। ध्यान रखना जब ऐसा सवाल आएगा तो अब ये मत सोचना कि कैलकुलेशन ना मिले आपको, क्योंकि थोड़ी बहुत तो कैलकुलेशन आपको इसमें मिलेगी ही मिलेगी, है ना। तो ध्यान रखिएगा कैलकुलेशन मिलनी तय है, तो कैलकुलेशन से बिल्कुल घबराना नहीं है। अगला, यदि एक घन का आयतन 192√3 है, घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब, इसकी वैल्यू आ गई भैया 192√3, तो पूछा उसके विकर्ण की लंबाई। विकर्ण क्या होता है भुजा √3, तो पहले तो भुजा निकाल लो, ए की वैल्यू निकालोगे तो ये हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 192 को अभी मैंने बताया था 64 गुणे क्या लिख सकते हैं 3, और √3 जो है भैया, है ना, √3 इसको ऐसे रहने देना। अब आपको पता है कि सर 64 का क्यूब तो हम निकाल सकते हैं, क्या होता है 8 नहीं भाई 4 होता है, 4 चौक 16 चौके 64, 4 आता है। उसके बाद क्यूब रूट ऑफ 3√3 हो जाएगा। ये जो 3 है भैया, इस 3 को क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं √3 इंटू √3 और इंटू एक √3 यहाँ ये है, और अब √3 का 3 बार यहाँ पे पेयर बन गया है, तो इसका मतलब इसकी भुजा आ गई 4√3, और यहाँ से विकर्ण होता है डायगोनल जो होता है वो भुजा √3, भुजा की वैल्यू कितना है 4√3, और गुणे में एक बार और √3, 4 3 12, तो इसका मतलब इसका जो आ जाएगा क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अगले सवाल पे आ जाएं। एक वृत्ताकार बगीचे की परिधि 506 है, 14 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से इसे समतल कराने की लागत क्या होगी। अच्छा ये बताओ, एक वृत्ताकार बगीचा है इस प्रकार का, इसकी परिधि जो होती है वो क्या होती है 2πr, इसकी वैल्यू कितना दिया गया है 506, तो ये बताओ 2 गुणे पाई की वैल्यू कितना होगी 22/7 गुणे r बराबर कितना है 506, तो 22 से काट दो इसको, 22 दूना 44, 22 तियाँ 66, है ना। और ये आपका r की जो वैल्यू आएगी भैया 23 गुणे 7/2 आएगी, 7 तियाँ 21, 7 दूना 14 2 16, 161/2, इसकी क्या आ गई त्रिज्या आ गई। तो अब जो इसका क्षेत्रफल होगा भाई, चूंकि समतल कराना है तो पूरे क्षेत्रफल के बराबर इसको समतल करवाया जाएगा जितना इसका क्षेत्रफल होगा। तो अगर क्षेत्रफल निकाल के और कह रहा है 1 मीटर स्क्वायर का कितना है 14 रुपये, तो जो भी क्षेत्रफल आए उसे 14 से क्या कर दें गुणा कर दें, और ये हमारा क्या हो जाए आंसर हो जाए, है ना। तो एक तो ये तरीका हुआ भाई। दूसरा, चलो इसको पहले क्षेत्रफल निकालते हैं। क्षेत्रफल क्या है 22/7 यानी πr²। भाई वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr², तो 22/7, और r की वैल्यू क्या है 161 कितना 2 बार है 161/2 चूँकि r² है, और गुणा में ये तो इतना वर्ग मीटर क्या आ गया इसका क्षेत्रफल आ गया, और 1 वर्ग मीटर का खर्चा क्या रुपये है 14 रुपये, तो 14 से क्या कर देंगे गुणा। तो अब इसको काटो भाई, ये 2 से कट जाएगा, 2 से कितनी बार में 11 बार में, 2 से कट जाएगा कितनी बार में 7 बार में, 7 से 7 क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, 11 गुणे 161 गुणे 161, और यहाँ से आप देखो तो ये आप एक तो तरीका ये हुआ भैया कि इसको क्या कर लो गुणा कर लो सबको, है ना, और गुणा करोगे तो 161 का गुणा 161 से करो कितना आ रहा है 161, ये हो जाएगा 1, 6 कन्नम 6, 6 कम 6 6 6, 12 का 2, 1 1 2 और 6 छंग 36, 36 2 38, 38 और 1 कितना हो जाएगा 39, कैरी कितना आएगा 3, 6 कन्नम 6 6 12 12 3 15, 5 1 और 1 2, लेकिन अभी भी किससे गुणा करना है 11 से, तो बड़ा लंबा जा रहा है ये तो भाई। 11 कन्नम 11, 11 दूना 22 और 1 23, 31 आ रहा है 2 ऑप्शन में लास्ट में, तो 23 का कैरी क्या आ गया 2, 11 9 99, 101, कैरी कितना आ गया 10, 11 5 55 10 65, कैरी कितना आ गया 6, 11 दूना 22 6 28, 28 51 31, 28 51 31 कौन से ऑप्शन में है ऑप्शन नंबर सी में। तो एक तो हो गया बेसिक तरीके से, अगर हम इसको पूरा लगाएं तो इस प्रकार से आपके दिमाग में आएगा सर क्या इसे हम कोई और तरीके से नहीं निकाल सकते हैं। बिल्कुल भाई, 11 का मल्टीपल अगर बन जाएगा तो काम बन जाएगा, नहीं तो फिर बेसिक तरीका ही लगाना पड़ेगा। देखो भाई, एक तो आपने ऐसे इसको कर लिया भैया, मुझे उम्मीद है कि आप ये समझ गए होंगे।
दूसरा, अगर आपने ऐसे नहीं किया तो आपको पता है कि सर 1 मीटर स्क्वायर में 14 रुपये लगते हैं और समतल करवाया जाएगा तो क्षेत्रफल होगा ही होगा, और क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, और पाई आर स्क्वायर को किससे गुणा करेंगे 14 से, तो इसका मतलब उसमें पाई होगा तो क्या होगा 11 होगा, क्योंकि 22 होगा तो 22 में 11 मौजूद होता है। और 11 से काट के अगर देखें तो देखो ये क्या कोई 2 ऑप्शन तो नहीं कट रहा है, 8 1 9 9 5 14, ऊपर 14 आ गया, 2 1 3 3 6, 14 और 6 का डिफरेंस 8, 11 से नहीं कटता है। इसको देखो 5 1 6 6 1 7, और ये हो गया 3 2 5 5 8 13, 7 और 13 में अंतर कितने का 6 का, नहीं कटेगा। इसको चेक करो 1 और 5 6, 6 और 1 7, 8 2 10 3 13, 7 6 13, डिफरेंस कितने का 6 का। तो एक ऑप्शन बच रहा है 1 1 2 और 8 2 10, 5 2 7 3 10, 10 में से 10 गया 0, 0 11 से कट जाता है। यानी इस सवाल को भी आपको करना कैसे था 11 के मल्टीपल से। देखो अगर आप ध्यान से तो ये सवाल जो है बढ़िया सवाल जो है केवल पाई चेक करने से, मतलब 11 से काटने से आपके उत्तर आ जाते हैं। तो अगर पुलिस का एग्ज़ाम होगा तो ध्यान रखना, जो बेसिक कांस्टेबल लेवल वगैरह के एग्ज़ाम होते हैं भैया, उसमें ऐसे भी सवाल पूछ लेता है। यहाँ ऑप्शन 2 ठो नहीं दिया, अगर इसी में ऑप्शन 2 ठो दिया होता 11 से कटने वाला तो हमारे लिए दिक्कत हो सकती थी, लेकिन आपने देखा कितनी आसानी से आपने सवालों को उड़ा दिया। कह रहा है 15 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग के विकर्ण का उसकी भुजा से अनुपात। भैया वर्ग का विकर्ण क्या होगा 15√2, और भुजा कितनी है 15, 15 से 15 कटेगा, √2 अनुपाते 1। ऑप्शन नंबर कौन सा डी। मुझे नहीं लगता इसमें किसी को कोई दिक्कत महसूस हुई होगी। एक आयत देखिएगा, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई को दोगुना किया जाए। एक आयत था, इसकी लंबाई L चौड़ाई B थी, अब कह रहा है इसकी लंबाई 2L हो जाए, चौड़ाई क्या हो जाए 2B हो जाए, तो कह रहा है उसका परिमाप कई गुना हो जाएगा। आप खुद सोचो, इसका परिमाप पहले क्या था 2 × L + B था, अब हो जाएगा 2 × L + B करोगे तो 2L + 2B है ना, 2L + 2B, तो ये 2 कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा 4 × L + B। तो पहले 2 × L + B था, अब 4 × L + B हो गया, कितने गुना हो गया 2 गुना। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर भैया हो गया हमारा कौन सा डी वाला ऑप्शन हो गया, यही हमारा क्या हो गया आंसर। चलेंगे आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल है हमारे सामने 37 नंबर सवाल। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहना चाहता है आपसे कि 12, 15 और 20 बीमा वाले एक कमरे की 4 दीवारों को इतना दर से पुताई कराना है, पुताई का खर्चा। तो भैया सबसे पहले अगर कमरे पे पुताई करवाना है तो क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग करवाया जाएगा। चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है 2 × L + B × H। तो आप देखो 2 × L + B, 12 15 कितना होता है 27, ऊंचाई कितना है 20 है, तो 20 से गुणा कर दो, और 1 मीटर स्क्वायर का कितना खर्चा आता है 2 रुपये, तो टोटल को 2 से गुणा कर दो, 27 दूना 54 और गुणे में 20 दूना 40, 4 चौक 16, 4 पंजे 20 और 1 21, 2160 रुपये इसका क्या आ जाएगा खर्चा आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा डी वाला, और यही हमारा क्या हुआ आंसर हुआ। अगला, एक गोले का व्यास 56 सेंटीमीटर है, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मुझे नहीं लगता किसी को कोई दिक्कत होगी। अगर व्यास 56 है भैया तो त्रिज्या जो होगी वो कितना होगी 28 होगी, और त्रिज्या अगर 28 होगी तो बाकी यहाँ पे देखो पृष्ठीय क्षेत्रफल में 11 का मल्टीपल देख लो, अगर कट रहा होगा तो वही उत्तर होगा, लेकिन अगर 2 ऑप्शन कट रहा होगा तो बेसिक लगाना ही पड़ेगा। तो ये देखो 4 पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7 × R², मतलब 28 × 28, 7 से कट जाएगा, 7 चौक 28, 4 चौक 16, 16 × 22 × 28। अब ऑप्शन में सब में इकाई का अंक भी नहीं लगा सकते हैं, तो एक तो आप चेक कर लो कि अगर संख्या में 22 है तो इसका मतलब वो 11 से कट रहा होगा। 11 से कटने वाला क्या देखें, अगर कोई ऑप्शन मिल जाए तो काम बन जाए। ये हो जाएगा 7 6 13 और 9 5 14, 14 13 में अंतर 1 का, ये तो नहीं कटेगा, ये निश्चित है। 8 6 14 और 9 और 0 9, 9 5 14 नहीं कटेगा। यहाँ से देखो 6 5 11 और 9 5 14 नहीं कटेगा, केवल एक ही ऑप्शन बचा 8 6 14 9 5 14, यही कटेगा, यही हमारा क्या हो गया आंसर। कुछ नहीं करना भाई, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है अगर ऐसा ऑप्शन दिया हो। अब ऐसा मत सोचना कि मैंने इसे अपनी तरफ से दिया है, ये भैया जो क्वेश्चन सेट था वो उसी हिसाब से दिया गया था, है ना। आगे देखो अगले सवाल में आ जाएंगे। अगला सवाल क्या है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 10% की वृद्धि की जाती है तो उसका क्षेत्रफल। अभी मैंने बताया था त्रिज्या में 10% वृद्धि की गई
तो इसका मतलब 1/10 की वृद्धि। तो त्रिज्या भैया पहले 10 थी और 10 में 1 की वृद्धि की गई, त्रिज्या कितना हो गई 11। क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है, त्रिज्या के वर्ग के अनुपात के। तो इसका मतलब त्रिज्या 10 थी तो क्षेत्रफल 10 का स्क्वायर 100 था। त्रिज्या 11 हो गई तो 11 का स्क्वायर 121 हो गया। 100 से 121 हुआ, वृद्धि कितने की हुई, 21 की। किस में हुई, 100 में। तो 21% की क्या हो गई, वृद्धि। ऑप्शन नंबर कौन सा, पहला वाला, यही हमारा क्या हुआ था, आंसर। अगला, एक समचतुर्भुज। देखो अभी पिछली जो मैंने बेसिक वाली क्लास पढ़ाई है उसमें मैंने आपको समचतुर्भुज का क्या बताया है, समचतुर्भुज का मैंने आपको बताया है फार्मूले जितने भी हैं, कॉन्सेप्ट बताया है। अगर आपने उसको देखा होगा तो आपको पता होगा समचतुर्भुज का जो एरिया होता है, क्षेत्रफल जो होता है 1/2 d1 इंटू क्या होता है, d2 होता है। और भी मैंने बताया था आधार ऊंचाई पता हो तो आधार गुणे ऊंचाई होता है ना। या आपको साइड पता हो और बीच का एक कोण पता हो तो साइड स्क्वायर इंटू साइन थीटा होता है। 3 फार्मूले बताए थे, लेकिन यहाँ पे यही वाला फार्मूला यूज होगा। क्यों, क्योंकि इसको एक भुजा पता है और एक विकर्ण पता है और आपको दूसरी भुजा निकालनी है, सॉरी दूसरा विकर्ण पहले निकालना है। तो इसको तो आप चाहते तो अलग अलग तरीके से भी कर सकते हो। जैसे एक तो आप ऐसे कर सकते हो, कैसे भैया, कि अगर मैं इसको मान लूँ ये है इस प्रकार से और ये है इस प्रकार से, है ना, A B C और D, और यहाँ से किसको मिला दिया जाए, C को, और ये क्या है, पॉइंट O है। ठीक, A इसकी भुजा क्या है, 10 है और विकर्ण अगर 12 है तो ये 6 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 6, ये x और ये x क्या होगा, बराबर होगा, है ना। और ये कितने डिग्री का होता है, 90। तो ये 6 है, ये 10 है, तो ये क्या होता है, 8 होता है। ठीक, क्यों, क्योंकि 90 के सामने क्या होता है, कर्ण, और कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100 माइनस 6 का स्क्वायर 36, 64। तो ये x स्क्वायर की वैल्यू 64 आएगी, तो x की वैल्यू क्या आएगी, 8 आएगी। x की वैल्यू 8 आएगी तो ये भी 8, और 8 कितना हो जाएगा, 16। विकर्ण 16 हो गया, ये वाला विकर्ण क्या हो गया, 12 हो गया। तो आप कहोगे सर 12 16। अब यहाँ से 1/2 12 गुणे 16, 2 से 2 छंग 12, 16 छक्का 96। तो इसका मतलब इसका क्षेत्रफल जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा। और दूसरा, अगर आपको विकर्ण निकालने का तरीका ये नहीं समझ आया तो मैंने आपको ये भी बताया था कि 4a स्क्वायर बराबर क्या होता है, d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर, किस में, समचतुर्भुज में। तो 4 गुणे a स्क्वायर की वैल्यू 10 का स्क्वायर 100 बराबर d1 की वैल्यू कितना है, 12, 12 का स्क्वायर 144 प्लस d2 स्क्वायर। तो 400 में से 144 घटाएंगे, है ना, 400 में से 144 घटाएंगे तो यहाँ से आ जाएगा 400 माइनस 144 बराबर क्या हो जाएगा, d2 स्क्वायर, है ना। तो ये आ जाएगा भैया 256 की वैल्यू d2 स्क्वायर, तो d2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 16, और d2 मिल गया तो यहाँ 1/2 d1 d2 रख के और इसका क्षेत्रफल आसानी से निकाल देंगे। ठीक, और इस तरीके से हमारा ये मेंसुरेशन का पूरा पार्ट जो है भैया लगभग 1.5 घंटे में कंप्लीट हो चुका है। इसमें 40 क्वेश्चन हैं। उम्मीद ये है कि आप जो है ये अगर यहाँ एंड तक देखे हैं तो इन्हीं 40 क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट में से आपको यूपी पुलिस में एक आध सवाल मिल जाएगा, क्योंकि फार्मूले बेस्ड सवाल आते हैं। और अगर आपने इनको देख लिया है तो आपका ये 1-1.5 घंटे में पूरा रिवीजन हो गया है। लगभग सारे टाइप के फार्मूले मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस करवा दिए हैं, जितना भी हो सकता था, है ना, जितने सवाल हो सकते थे, ये सारी की सारी चीज़ें आपको डिस्कस करवाई गई हैं। और मेरी तरफ से बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये क्लास आपको कैसी लगी, ये सब आप जो है जानकारी कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर आप चाहते हैं, अगर आप बताना चाहते हैं कि हाँ सर आपकी मेहनत जो है वो सफल हो रही है, या मतलब हमें उसका जो है कुछ फ़ायदा मिल रहा है, तो आप ज़रूर बताएं। और अगर आप जो लोग नहीं देखे हैं यहाँ तक तो उनके लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। बाकी आज के लिए इतना ही रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू।